शुभ संध्याकाळ. आजच्या आमच्या या मानसच्या आणि मनोदयच्या वर्धापन दिनाला जे तुम्ही सगळे उपस्थित आहात त्या सगळ्या माझ्या उपस्थित असलेल्या सगळ्या पाहुण्यांचं आणि सगळ्या उपस्थित असलेल्या माझ्या सहकारी आणि सगळ्या हितचिंतक आणि सगळ्या मित्रवर्गाचं सगळ्यांचं मी इथे स्वागत करतोय. आत्ताच सगळ्यांनी सगळ्या माझ्या टीमनी पण एक मला छान सुखद धक्का दिला. धक्का म्हणजे आश्चर्याचा छान धक्का दिला, सुखद धक्का होता तो. इतकंच सुंदर ॲक्रोनिम माझ्या नावावरून केलं, खूप आनंद झाला. तर आता हा जो एक 25 वर्षाचा जो तुम्ही प्रवास पाहिला तर तो मनोविकारांपासून सुरू झालेला असा प्रवास होता आणि मनोविकारांपासून सुरू झालेला हा प्रवास मनोविकासाच्या पायरीपर्यंत जाऊन पोचलेला आहे. तो तिथे सुरू आहे. दोन्ही मनोविकारांपासून ते मनोविकासापर्यंत ही गाडी धावते आहे. पण हा मनोविकास म्हणजे तरी काय नक्की? तर मनोविकास म्हणजे आपला भावनिक आणि वैचारिक विकास, म्हणजे संताप, भीती, नैराश्य म्हणजेच अँगर, फिअर, डिप्रेशन, पॉझेसिव्हनेस म्हणजे आसक्ती, या सगळ्या ज्या आदिम भावना आहेत त्या आदिम भावनांपासून राग, काळजी, दुःख आणि ओढ म्हणजे इरिटेशन, कन्सर्न, सॅडनेस आणि बॉन्डिंग या प्रगत भावनांकडे प्रवास होतो. आणि त्या वाटेवरून मग आस्था, करुणा, नम्रता, कृतज्ञता, सहिष्णुता म्हणजेच एम्पथी, कंपॅशन, ह्युमिलिटी, ग्रेटफुलनेस आणि सेक्युलरिझम या ज्या सगळ्या मानवतेच्या उन्नत भावनांच्या स्टेशनापर्यंत, पण तो कशातनं तर विवेकाच्या म्हणजे रॅशनल थिंकिंगच्या गाडीतून झालेला प्रवास असतो. तर आता हाच जो प्रवास आहे तो आता आपण आज आमच्या रौप्य महोत्सवी वर्षापूर्तीनिमित्तच्या या कार्यक्रमात अनुभवणार आहोत. आता जेव्हा या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून कोणाला बोलवायचं असा जेव्हा विचार मनात आला तेव्हा अर्थातच पहिलं नाव मनात आलं ते म्हणजे अर्थातच डॉक्टर भरत वाटवानी सरांचं होतं, ज्यांनी आपली प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर, सायकॅट्रिस्ट म्हणून आपली प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर बाबा आमटेंच्या कार्याने प्रभावित होऊन वॉन्डरिंग डेस्टिट्यूट्स म्हणजेच रस्त्यावर जे भटकणारे लाखो निराधार मनोरुग्ण आहेत त्यांना आधार देऊन त्यांचं पुनर्वसन करण्याचं आणि वॉन्डरिंग डेस्टिट्यूटपासून त्यांना शुभार्थी बनवण्याचं जे कार्य ते आपल्या श्रद्धा रिहॅबिलिटेशन फाउंडेशनमधून करत आहेत. आणि नुसतंच त्यांचं पुनर्वसन नाही करत आहेत तर त्यातल्या कैक हजार शुभार्थींना त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांचा शोध घेऊन त्यांना आपल्या कुटुंबाशी पुन्हा भेटवण्याचं जे मानवतेचं उन्नत कार्य आहे ते त्यांचं सातत्याने चालू आहे. याच कामासाठी सरांना 2018 मध्ये रेमन मॅग्सेसे पुरस्कार मिळालेला आहे, जो आशियाचा नोबेल प्राइज समजला जातो. आणि इतकंच नव्हे तर व्यक्तिगत आयुष्यातही स्वतःची मुलगी आहेच, पण मदर तेरेसा अनाथागृहातल्या 3 मुलांना दत्तक घेऊन त्यांचे पालक झालेले असे डॉक्टर भरत वाटवानी हे या उन्नत मानसचे खरोखर दीपस्तंभच आहेत असं म्हणावं लागेल. तर मी सरांना व्यासपीठावर निमंत्रित करतो. जोरदार टाळ्यांची मानवंदना देऊन आपण सत्यमेव जयते सारख्या वेगवेगळ्या TV चॅनलवरील कार्यक्रमात सुद्धा सरांच्या कार्याला प्रसिद्धी मिळालेली आहे. आणि रेमन मॅग्सेसे पुरस्कार हा तर सगळ्याचा चरमोत्कर्ष होता असं आपल्याला म्हणता येईल. मानस आणि मनोदयतर्फे आम्ही त्यांचं स्वागत करतो. हे सरांचं चित्र जे आहे
ते आमच्या शुभार्थीनी काढलेलं आहे आणि त्याच्यावर भरतकाम सुद्धा शुभार्थीनीच केलेलं आहे आणि अशी सुंदर भेट आम्ही सरांना देऊन त्यांचं स्वागत करतोय. इकडे आणि आजचे जे तिघे गौरवमूर्ती आहेत ते म्हणजे संवेदना फाउंडेशनच्या यशोदा वाकणकर, नामी इंडिया NGOच्या अकिला चिरागी महेश्वरी आणि बायपोलर इंडियाचे श्री विजय नल्लावाला, या तिघांना पण मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. आज माझ्या या दोन्ही बाजूंना बसलेले सर्व या उन्नत मनाची साक्षात उदाहरणे आहेत. यात काही जण असे आहेत की ज्यांनी मेंदू मनाचा विकार अनुभवलेला आहे किंवा ते अनुभवत आहेत आणि सर आहेत की ज्यांनी या विकारांवर उपचार केलेले आहेत. आणि आज आपण या सगळ्यांशीच गप्पा मारणार आहोत की ज्या गप्पांमधून त्यांच्या या उन्नत मनाकडे झालेला प्रवास हा आपल्याला समोर उलगडत जाईल. तर सबसे पहले मैं सर आपको पूछना चाहता हूं कि अजून एक हेलो हेलो आपने जो आपकी प्रैक्टिस आई थिंक 1988 में शुरू की, बाद में श्रद्धा फाउंडेशन शुरू किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सब कार्य करने का, स्पेशली जो वॉन्डरिंग डेस्टिट्यूट्स के लिए आपने जो कार्य शुरू किया, वो करने का जो एक यूरेका मोमेंट होता है वो आपको कभी मिला? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. मेरा यह मानना है कि संजोग और कोइंसिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है. मेरी धर्मपत्नी जो है वो एक साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर स्मिता गानला, और मैं और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और सामने सड़क के उस पार, एम आई ऑडिबल टू द लास्ट पीपल? या सॉरी, हाँ सुनाई दिया? तो मैं दोबारा बोलता हूँ. तो ये संजोग की बात है, कोइंसिडेंस की बात है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और ये मेरा नसीब है कि आज आपके सामने मैं बैठा हूँ. मेरी धर्मपत्नी जो है वो भी साइकियाट्रिस्ट है. इनफैक्ट शी वॉज माई लेक्चरर, आई वॉज द हाउसमैन. और मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत के बाद में क्या होता है आप जानते हैं. तो फाइनली ऐसा हुआ कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और सामने सड़क के उस पार एक पेशेंट हमें दिखाई दिया. अब पेशेंट जो है लंबे लंबे बाल, अपने आप से बात कर रहा था, और हकीकत में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हकीकत में हमने उसको देखा, हमें लगा ये स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन हमें कुछ करने की इच्छा नहीं हुई. जबकि उन्होंने, वो पेशेंट ने एकाएक एक नारियल लिया खाली, पीछे एक नाला जा रहा था, नाले में से पूरा पानी लिया और गटागट पी लिया. वो मेरे और मेरे मिसेस को बहुत छू लिया और हम लोग उसकी तरफ बढ़े और पूछा उससे कि आप आओगे हमारे साथ, और वो रेडी हो गया. वो रेडी हो गया और वो सबसे पहला पेशेंट था जो हमने उठाया, और वो पेशेंट ठीक हुआ, अंग्रेजी में बात करना चालू कर दिया. And he turned out to be a BSc person, DMLT, pathologist from Andhra Pradesh, who had come for a job to Bombay. अब हमें लगा कि देखो यार, लड़का इंग्लिश बात कर रहा है. तो उस ज़माने में मोबाइल था नहीं, हमने उसको उसके पूरा एड्रेस लेकर के, जब ठीक हुआ तो हम लोग पूरा एड्रेस लेकर के उसके घर पे चिट्ठी भेज दी. चिट्ठी भेजी तो उसका फादर जो है फ्लाइट पकड़ करके हैदराबाद से आया और बाकायदा खुश हो गया. तो हमें लगा देखो यार, फादर इज ऑल्सो इंग्लिश स्पीकिंग, ही इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ अ जिला परिषद इन आंध्र प्रदेश. लड़का इज इंग्लिश स्पीकिंग
और मानसिक बीमारी में का किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये जो शुरुआत की जो हमारी जो कुछ पेशेंट्स थे वो हमें बहुत छू गए और हमें लगा नहीं यार यही कार्य है, और इनकी तरफ कोई देखता नहीं है। अभी आपने देखा जैसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, इतने सारे हैं, ये सपोर्ट ग्रुप चला रहे हैं। दीज आर ऑल पीपल विथ फैमिलीज। सो व्हाट हैपेंस टू द पीपल विदाउट अ फैमिली? उस इंसान का क्या होता है? जैसे बाइपोलर सोसाइटी चला रहे हैं, तो ही इज रनिंग अ सपोर्ट ग्रुप ऑल ओवर इंडिया फॉर द बाइपोलर्स हु आर विथ अ फैमिली। What happens to the bipolars who do not have a family? वो मैं और अभी दोनों साइकेट्रिस्ट होने के नाते हमको ज़्यादा ही खाया जा रहा था, और हम लोग दोनों भावुक हैं पर्सनालिटी से, और बात धीरे धीरे करके बढ़ते गई। दैट इज द वे इट ऑल स्टार्टेड। एक खास उदाहरण दूंगा। तो हमारे पास बहुत जूने टाइम की बात है, हमारा एक वार्ड बॉय था, वो गया किधर, साइकिल पे वो पेशेंट को लाया। साइकिल पे पेशेंट को लाया, पेशेंट ठीक हो गया। पेशेंट ठीक हो गया तो उसने एड्रेस दिया मुझे किसी कश्मीर का। अभी कश्मीर तक जाने की ना मेरी हैसियत थी, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास सोशल वर्कर था। हमने एक खत लिख दिया। खत लिख दिया, 2 हफ्ते बाद सडनली मेरे अटेंडेंट ने बोला सर बाहर एक आर्मी ऑफिसर आया है। मैंने बोला आर्मी ऑफिसर क्यों आया? बोला नहीं आर्मी ऑफिसर ही आया है और आपको मिलने आया है। तो मैं घबरा गया, मुझे लगा ना मेरा लेना ना देना, आर्मी वाला आ गया है, पता नहीं अरेस्ट कर लेगा। तो आर्मी वाला अंदर आया एंड ही सल्यूटेड मी। आई सेड व्हाई? ही सेड सर ऐसा है, आपने जो खत लिखा वो मेरे भाई का है, जो जिसको आप संभाल रहे हैं, और हम मुस्लिम हैं और मैं पूंछ में रहता हूँ, विच इज़ अ बॉर्डर एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, और हम लोग दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। जब से हमारा भाई निकल गया बीमारी के कारण, हमें लगता था कि वो पाकिस्तान में घुस करके बाय चांस मार दिया गया होगा। और मेरे सब आर्मी वाले जो दोस्त थे और जो पहचान वाले थे, वो सब लोग ये सोचते देखो इसका भाई जो है ट्रेटर है, गद्दार है, देखो वो गद्दार का भाई जा रहा है। तो हम शोक मना सकते थे, न हम मुंह दिखा सकते थे। तो आपने हमारे भाई को बचाया और आपने खत लिखा, एक सल्यूट तो बनता है। दैट वाज अ टचिंग इंसिडेंट। सो आई फेल्ट कि दीज आर द थिंग्स विच टेक यू फॉरवर्ड। यानी कि एक पेशेंट को देख के ही जो सिर्फ पेशेंट की तरफ से नहीं देख, उसको एक मानव या एक ह्यूमन बीइंग की तरफ से उसको देखा, और तभी जो उसके बारे में उसको क्या लगता रहेगा, या उसने वो जो गंदा पानी पी लिया उसके बाद से जो एक कंपैशन आप दोनों के मन में आया, तो कहीं ना कहीं वो कंपैशन से ही ये श्रद्धा का जर्नी शुरू हुआ है। यस। और मेरा यह मानना है कि कंपैशन सब में है, मुझ में अकेले में नहीं, मेरी मिसेस में नहीं, सब में है। लेकिन ज्यादातर लोग उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ मैं करूंगा, वो सत्यनारायण की पूजा के माफिक हो जाते हैं, हाँ मैं करूंगा पूजा, एक दिन करूंगा, बेटी की शादी हो जाए तभी मैं करूंगा, बच्चा पैदा हो जाए तभी मैं करूंगा। दे डोंट डू इट। आई फील दैट यू हैव टू डू इट। इफ यू फेल्ट इट, यू डू इट। वरना कंपैशन का मतलब ही क्या है? और आप, ये मैं सोचता हूं, हर एक की अपनी अपनी सोच है, मैं सोचता हूं कि मान लो कल मैं गुजर गया और भगवान से मिला, तो भगवान कहेंगे देखो मैंने आपको सब कुछ दिया, पैसे दिए, उन्नति दी, प्रैक्टिस दिया, सब कुछ दिया, कंपैशन भी दिया, बट डिड यू यूज दैट कंपैशन? दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। सो यू हैव टू रियलाइज दैट इट इज नॉट जस्ट अ इमोशन। आपको बुरा लगा, आपके आंख में आंसू आ गए, उससे कुछ नहीं होता है। आपने उसके ऊपर कितना अमल किया और किस मकाम तक आप पहुंचे उसको लेकर के, दैट इज अ बिग डिफरेंस। एंड टच वुड, मी एंड माई वाइफ आर बोथ like twin brothers, not husband wife. We are like twin brothers, twin sisters. तो हम लोग वही सोचते हैं और वही करते हैं, और हमें लगता है नहीं यार ये गलत हो रहा है। That is what takes you forward. I remember हम लोग का करजत का प्रोजेक्ट चालू हुआ था, तो हमारे पास एक एपिलेप्सी पेशेंट था। उन दिनों में मेरे पास कोई स्टाफ भी नहीं था इतना, तो मुझे डर था कि यार देखो वो एपिलेप्सी करजत में होगा, मैं रहता हूँ बोरीवली, फोन कॉल की भी इतनी सुविधा नहीं है, और वो मर जाएगा तो मैं गड़बड़ हो जाएगा। So I shifted him from there and brought him to an NGO in Andheri. But for 2 nights I could not sleep. वो NGO में था अंधेरी में, मैं बोरीवली में रहता था।
एक दिन मैंने गया एनजीओ में, मैंने वापस वो पेशेंट को ले लिया, मैंने कहा छोड़ो यार हम लोग बोरीवली में रखते हैं. यू वोंट बिलीव द डे आई ब्रॉट हिम टू बोरीवली, सडनली टोल्ड मी द एड्रेस ऑफ समथिंग वेयर ही वाज स्टेइंग. और मैं फट करके उसको वहां लेके गया और उसके रिश्तेदार मिले. और वो भी रिश्तेदार कैसे? दिस जेंटलमैन वाज अ मुस्लिम, द पेशेंट, द फैमिली वाज अ हिंदू, दे वर जस्ट लुकिंग आफ्टर हिम. दे सेड रियल में हम लोग का, बट इट इज फैंटास्टिक दैट यू ब्रॉट हिम. सो यू हैव टू लेट दैट इमोशन रन विद इन यू. आपके अंदर वो भावना चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि नहीं यार नींद हराम हो गई, सब कुछ हराम हो गया, न दिन न रात, न सुबह, न धूप, न छांव. एक वो पेशेंट है रास्ते के उस पार, और एक आप यहां हैं रास्ते के इस पार. नाउ कैन यू डू समथिंग? दैट इज कंपैशन टू द अल्टीमेट, एंड यू हैव टू टेक इट टू द अल्टीमेट टू डू ऑल दिस. खूपच महत्त्वाचं सांगितलं की करुणा, कंपॅशन आपल्या सगळ्यांमध्ये असतं, पण ते आपण वापरायला पाहिजे, योग्य वेळेला वापरायला पाहिजे, तरच नक्कीच ह्या सगळ्या अशा गोष्टी नक्कीच उभ्या राहू शकतात. सरांनाच एक आपको ही एक मैं इसी के आगे मैं पूछ रहा हूँ. मैं आप जैसे बोले कि जैसे ये लोगों को आप उठा के में कैरी करके लेके जाते हैं सेंटर में, तो उनको वो जो हालत में रहती है वहाँ से, वो हालत से उनको जो एक शुभार्थी बनाने के लिए जो एक उनका ट्रेनिंग में, उसके लिए जो स्टाफ का ट्रेनिंग भी बहुत आपको करना पड़ा रहेगा, या उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ भी आई रहेगी, तो वो कैसे, क्या कठिनाइयाँ आई थी? सबसे अहम बात है कि स्टाफ हमको अलग अलग लैंग्वेजेस की चाहिए. यू कैनॉट जस्ट अपॉइंट महाराष्ट्रन स्टाफ, यू हैव टू हैव कन्नड़ स्टाफ, तेलुगु स्टाफ, बंगाली स्टाफ, ओरिया स्टाफ. Everything has to be there. And if you have more staff of different languages, तो पेशेंट के साथ क्लिक होता है. अभी हमारे पास एक पेशेंट था, यंग फेलो, ही वॉज देयर विथ अस फॉर 1 year, 1 साल तक हमारे साथ था. एकाएक क्या हो गया, एक हमारा ओरिया का सोशल वर्कर था सुनील दास करके, ही वॉज इन नागपुर, पोजीशन इन नागपुर. हम लोग का एक सेंटर है बाबा आमटे के अशोकवन में, श्रद्धावन करके. तो वो एकाएक यहाँ आया था. यहाँ आया तो वो ये पेशेंट से इंटरेक्ट हुआ, तो उसने बोला नहीं सर ये उड़ीसा का है. अरे यू वोंट बिलीव, फाइनली वो गोल गोल, तो मैंने पेशेंट को श्रद्धावन शिफ्ट कर दिया. वो गोल गोल घूमते दैट पेशेंट मेंशन्ड अ फेस्टिवल इन उड़ीसा विच इज सेलिब्रेटेड ओनली इन 1 single डिस्ट्रिक्ट. आप विश्वास नहीं करेंगे, अनबिलीवेबल. ये बंदे ने, ये सोशल वर्कर ने, ही स्टार्टेड हंटिंग गूगल फॉर दैट हु इज to get somebody who knows about that festival, and he found a blogger who had written a whole blog on that particular festival. तो उसने बोला यार देखो यार ये बंदा है हमारे पास, इसका फोटो है, कैन यू हंट आउट द एड्रेस? एंड दैट ब्लॉगर हंटेड आउट द एड्रेस. अरे वाह. दैट ब्लॉगर, न जान न पहचान, दैट ब्लॉगर हंटेड आउट द एड्रेस. और मेरा स्टाफ सुनील दास वेंट विद द पेशेंट टू ओडिशा, और उसकी बहनों ने बाकायदा माला निकाल करके उस सबकी आरती, एंड दैट ब्लॉगर ऑल्सो रीच दैट प्लेस. सो द ब्लॉगर, द पेशेंट एंड माई स्टाफ ऑल रीच्ड. इट वॉज कवर्ड इन ऑल द न्यूज़पेपर्स ऑफ ओडिशा, ईच एंड एवरी न्यूज़पेपर, 14 न्यूज़पेपर्स विथ ओडिशा लैंग्वेज, ऑल ऑफ देम कवर्ड इट. दैट गिव्स यू दैट जॉब सेटिस्फैक्शन. सो यू हैव टू हैव दैट स्टाफ. अभी मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं रियूनाइट करता नहीं हूँ, बट इफ यू हैव दैट स्टाफ देन यू फील. क्या रहता है, देखो अभी जैसे वी आर टॉकिंग एंड सडनली यू कम अक्रॉस अ सोशल वर्कर हु इज स्पीकिंग मराठी एंड यू आर बीइंग पिक्ड अप फ्रॉम द रोड. फट करके ही रियलाइज, अरे आई रिमेंबर आई वेंट टू चेन्नई मेंटल हॉस्पिटल जस्ट फॉर अ विजिट. मैं अंदर गया वार्ड के अंदर, एंड सब लेडीज लोग चिल्लाए, सर 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 हमको बाहर निकालो यहाँ से, हम लोग गलत जगह पे फंस गए. दे रियलाइज फ्रॉम माई फेस दैट आई कुड अंडरस्टैंड हिंदी. Not that anything is wrong with Chennai Mental Hospital or anything is wrong with any government hospital, but the point is the patient hunts for somebody who can speak his language. Chennai Mental Hospital से हम लोगों ने एक पेशेंट लाया, बता रहा हूँ मैं आपको. तो he was from Maharashtra. तो नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर राउंड्स, और ये बंदा लंच खा रहा था और रो रहा था. तो मैं बोला कशामुळे रडते, आता तुम्हाला मी घेऊन जाणार ना, आता तुम्ही महाराष्ट्राला आलेला आहे. नाही सर ते तर मला माहीत आहे, तुम्ही नक्की मला घरी पोहोचवणार, चेन्नईवरून इथपर्यंत आणलेलं आहे, मोठी गोष्ट आहे, 100% तुम्ही मला घरी पोहोचवणार. पण मी चपाटी बघून रडायला चालू केले. मी एवढे वर्ष झाले चपाटी नाही बघितली. सो इट वॉज सच अ स्मॉल थिंग, यू नो, बट यू टच्ड हिज हार्ट.
by giving him that chapati. That is what takes rehabilitation forward. मीन्स वो पेशेंट के मन की बात समझना और उनके तरफ से सोचना, मीन्स जैसे एम्पैथी जिसको बोलते हैं, वो एम्पैथी और कंपैशन के बिना ये सब वर्क पॉसिबल नहीं है। अभी हम थोड़ा अभी जो आज के अवॉर्डीज है उनकी तरफ जाते हैं। पहिले मी यशोदा तुझ्याकडे येतो। आता 2 जुलैला तू एपिलेप्सी मुक्त झालेल्याला साधारण 23 वर्ष पूर्ण होतील, पण त्या आधी 23 वर्ष तू या व्याधीसह जगत होतीस। तर या सगळ्याची सुरुवात कशी झाली किंवा जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा तुझ्या दैनंदिन आयुष्यावर त्याचा काय परिणाम झाला? ओके, सर्वप्रथम डॉक्टर अद्वैत, तुमच्या संस्थेचं आणि तुझं खूप 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 मनापासून अभिनंदन। तुम्ही 25 वर्ष पूर्ण केली आणि तुमच्या टीमचंही अभिनंदन, आणि आज आम्हाला इथे बोलवल्याबद्दल पण थँक्यू। सो आत्ता डॉक्टरांनी विचारलं तसं की मी एका साध्या पुण्यातल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मले। डॉक्टर अनिल अवचट आणि अनिता अवचट यांच्या पोटी जन्मले। तर आईबाबांनी लहानपणापासून आम्हाला खूप छान वाढवलं। मी अगदी सुदृढ होते, मला कुठलाही आजार नव्हता, एव्हरीथिंग वॉज गोईंग ऑन व्हेरी वेल। आणि मी 7 वर्षाची होते। एक दिवस मी शाळेतून परत आले, मी घरी आले आणि हे मला घरचे वर्णन करून सांगतात कारण मला ते आठवत नाही। मी घरी आले आणि चक्कर येऊन पडले आणि आय वॉज अनकॉन्शियस। तर मग नंतर अर्थातच घरच्यांनी मला हॉस्पिटलमध्ये नेलं, ॲडमिट केलं वगैरे, आणि संध्याकाळी मी शुद्धीवर आले। आणि मग आईबाबांनी अर्थातच त्याच्यानंतर पाहिलं की माझे सगळे व्हायटल्स जागेवर आहेत का, पण आय वॉज नॉर्मल। पण त्या क्षणापासून मला एपिलेप्सीच्या सीजर्स येणं सुरू झालं, याला सुरुवात झाली मला, माझ्या एपिलेप्सीला तेव्हापासून सुरुवात झाली। एपिलेप्सी म्हणजेच फीट येणं, फेफरे, आकडी, मिरगी के दौरे असे वेगवेगळे शब्द आपण ज्याला वापरतो ते म्हणजे एपिलेप्सी। तर तशा मला एपिलेप्सीच्या फीट्स येणं सुरू झालं आणि मला महिन्यातून 4-5 वेळा किंवा 10-12 वेळा अशा दर महिन्याला मला फिट्स यायच्या। अशा माझ्या आयुष्यात एकही महिना नव्हता की ज्याला मला फिट्स नव्हत्या। अर्थातच हे झालं हे 1979मध्ये सुरुवात झाली। त्या काळी फक्त लिमिटेड मेडिसिन्स होत्या, इवन पुण्यात MRI पण नव्हता। तर त्यामुळे मला लगेच आईबाबांनी डॉक्टरांकडे नेलं आणि ट्रीटमेंट सुरू केली। आणि ती ट्रीटमेंट सुरू झाली, पण आईबाबांनी इतकं पॉझिटिव्हली वाढवलं मला, तर ते मला खूप महत्त्वाचं वाटतं। की त्याचं मी उदाहरण देते की रोज गोळी घ्यायची असते, की सकाळी 1 गोळी आणि रात्री 1 गोळी। तर मी हे नेहमी सगळ्यांना सांगते की इतकं फॉन्डली वाढवलं आईबाबांनी की त्यांनी बाबांनी अशा 2 डब्या केल्या। एका डबीवर सूर्याचं चित्र, एका डबीवर चंद्राचं चित्र, चंद्र आणि चांदण्या, आणि मला सांगितलं सकाळी दात घासले की सूर्याची गोळी घ्यायची, रात्री दात घासले की चंद्राची गोळी घ्यायची। तर मी खूप आनंदाने गोळ्या घ्यायचे। मी उलट सगळ्यांना व्हायचे, बघा आम्ही सूर्याची गोळी घेणार, बघा आम्ही चंद्राची गोळी घेणार। सो हे जे आईबाबांचं वाढवणं होतं ना, तर त्याचा मला खूप उपयोग झाला। माझ्या एपिलेप्सीचा मी कधीच द्वेष केला नाही, निषेध केला नाही की दुःख केलं नाही। आणि मी खूप अशी ओपनली बोलायचे, आईबाबा सगळीकडे ओपनली बोलायचे की हिला एपिलेप्सी आहे पण तुम्ही काय काळजी करू नका। तसंच मी कुठे त्याचं एवढी लहान होतं तरी मी सगळ्यांना सांगायचे मला एपिलेप्सी आहे पण तुम्ही काय काळजी करू नका, मी मॅनेज करेन। कारण लोक कांदा लावतात, चप्पल लावतात नाकाला, हे पण मला नेहमी दिसायचं। त्यामुळे शाळेत जरी फीट आली किंवा काही झालं तरी माझी मैत्रीण माझी काळजी घ्यायची। मी तेव्हासुद्धा सायकलनी शाळेत जायचे, सायकलनी जाताना जरी त्रास झाला तरी माझी मैत्रीण आणि माझी बहीण माझ्या शेजारी असायच्या, त्या माझी काळजी घ्यायच्या। तर ही जी पॉझिटिव्हिटी होती घरात, ह्याचा मला खूप उपयोग झाला की मी कधी स्वतःला कमी समजले नाही, असं मला वाटतं अद्वैत। पण तू तुझ्या एपिलेप्सीकडे म्हणजे कायमच पुढच्याही काळात कसं बघत आलीस? तर नंतर सुद्धा अर्थातच की काही तुम्हाला दुःख नसतं असं नाही, तुम्हाला वाईट वाटतं की आय एम नॉट एबल टू स्विम, की जे मला खूप आवडायचं, किंवा हे गोष्टी हे करू नाही शकत, ते करू नाही शकत, अशा खूप रिस्ट्रिक्शन्स पण असतात। पण आई मला म्हणायची की तू काय करू शकत नाही यापेक्षा काय करू शकतेस ते बघ, त्याची लिस्ट कर आणि ते कर। तर त्यामुळे मी ते करत राहिले जे करू शकत होते, की उदाहरणार्थ मग मी गाणं शिकत राहिले किंवा मला ड्रॉइंगची आवड होती ते करत राहिले, असं ज्याची आवड होती ते करत राहिले। त्यामुळे मला कधी काय करू शकत नाही याच्याबद्दल फार वाईट वाटलं नाही।
मगाशी आपण जी प्रार्थना ऐकली की जे टाळणे अशक्य दे शक्ती ते सहाया, आणि जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया, माझ्या मते तो निर्धारच जो आईने तुला सुनंदा मॅडमनी शिकवला तो मला वाटतं तुला खूप उपयोगी अगदी अगदी थिंक मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपके बीमारी की जो शुरुआत है वो कैसी हुई, मीन्स जो आपकी बीमारी है उसमें वास्तवता से नाता कम हो जाता है या टूट जाता है, तो आपने ये सब बीमारी को कभी और कैसे स्वीकार किया? हेलो, कैन यू हियर मी? तो ये बीमारी मुझे एज ऑफ 32 इयर्स में हुआ। मैं बहुत आई हैड अ सिंपल मिडिल क्लास लाइफ बट वेरी एजुकेटेड फैमिली, और मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे भी हो गए, मगर मुझे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो गया था मेरे इन लॉज के यहाँ, क्योंकि वो काफ़ी कंजर्वेटिव थे और मैं काफ़ी मॉडर्न फैमिली से थी। वो प्रॉब्लम्स थी और मैं जॉब भी कर रही थी, एक गवर्नमेंट जॉब। वहाँ बहुत सारा करप्शन था जो मैंने देखा, उसकी वजह से मैं ट्रिगर हो गई, क्योंकि वो करप्शन के ऊपर एक्शन वगैरह कोई कुछ ले नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आके सडनली मुझे लगा कोई मुझे मारने वाला है, कोई मेरे बच्चों को अगवा कर देगा, ये सारी थॉट्स बहुत आने लगे मुझे, और पता ही नहीं चला कब नॉर्मलसी से पूरा डेल्यूजन में चली गई। ऐसे डेल्यूजन था मुझे कि ये फ़ोन टैप हो रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं एक चाकू लेके बेड के नीचे छुप गई कि कोई मुझे मारने वाला है। और इतना ज़्यादा हो गया था, मेरे पेरेंट्स भी देख रहे थे। मैंने मेरे फादर को भी मारा फिज़िकली कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, वहाँ से डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया और फिर मेरे को ECT के लिए लेके गए, जिसकी वजह से कुछ नॉर्मलसी हुआ। उन दिनों ये हम बोल सकते हैं कि 1992 में ये हुआ। उन दिनों नए दवाइयाँ नहीं थी, पुरानी दवाइयाँ थी जिसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, सेरेनेस, पैसिटिन, हेल्डोपेरोल वगैरह, और मैं एक पुतला जैसे बन गई और मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। किसी को कुछ पता नहीं चला, फैमिली में किसी को कुछ मालूम नहीं था। बट ये सारे ट्रिगर्स की वजह से मैं पूरी दुनिया में आई बिकेम कम्प्लीटली मैड जो बोलते हैं, वो हो गया था। तो आपने आपकी बीमारी को स्वीकार कभी कैसे किया? हाँ, ये बीमारी को मैंने स्वीकार ही नहीं किया। स्वीकार करने के लिए 8 साल लगे। मैं दवाई ले रही थी और फिर जब दवाई की वजह से मैं ठीक हो गई, 1 साल बाद मैंने दवाइयाँ बंद कर दी, और हमारे आसपास के लोग भी कहने लगे अभी तुम ठीक हो गए हो, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे 8 महीने नॉर्मल थी विदाउट मेडिकेशन, और फिर मुझे रिलैप्स हो गया। इस बार रिलैप्स हो गया, मैं अमेरिका जाने वाली थी एक रोटरी स्कॉलरशिप में। इस बार मुझे डेल्यूजन आया कि CIA मुझे किल करने वाला है, तो मैं अमेरिका गई नहीं। तो हर टाइम का डेल्यूजन कुछ अलग ही होता है। ये डेल्यूजन हुआ कि CIA मुझे किल करने वाली है, कोई मेरे पीछे आ रहा है। फिर वापस दवाइयाँ शुरू हुई, फिर वैसे ही 2 साल ठीक निकले, फिर वापस दवाई बंद कर दी, क्योंकि दवाइयों को वजह से मुझे बहुत नींद आती थी। मैं सिर्फ दवाई खाती थी और सोती थी, और घर नहीं संभाल पा रही थी, बच्चे नहीं संभाल पा रही थी। और मेरे इन लॉज बोल रहे थे बच्चे को अलग करो, मगर हमने वो अलाउ नहीं किया, क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे लगता है मैं ठीक हो गई। तो ये रिलैप्स हुआ। ये रिलैप्स होने के बाद वापस 2 साल ऐसे निकल गए विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, और वापस रिलैप्स हुआ। तीसरे टाइम रिलैप्स हुआ तो मुझे लगा कि टेलीविज़न से मेरे को कुछ स्पाइज मैसेजिंग दे रहे हैं टेलीविज़न के तरफ से, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर रही हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आए, और मैं रात भर ऊपर नीचे चलती थी, खाना नहीं खाना,
बोलते कंटिन्यूसली बोलते रहना। तो इस बार डॉक्टर्स ने नई दवाई दी, रेस्पिरिडॉन जो निकला था, और उससे काफ़ी ये हुआ। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे 8 साल लगे ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये सब मेरे डिल्यूजन्स है, मेरे थॉट्स है। एक्चुअली ये थॉट्स में थोड़ा सच्चाई होता है, जैसे कोई चीज़ हम सोच रहे हैं कि समवन इज़ अगेंस्ट यू, हाँ कोई मेरे, उसमें एक 10% ट्रू हो सकता है, मगर बाकी 90% जो है वो डिल्यूजन है। तो सच्चाई और न सच्चाई होने का कुछ होश ही नहीं होता है। जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को ये एक बीमारी है, तब मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दवाई लेते नहीं हैं और बीमारी से ठीक नहीं होते हैं। और एक स्टोरी मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे सर, ये होमलेस मेंटली इल जो रोड पे है, पता नहीं चलता। मैं दिल्ली, मेरे माँ बाप दिल्ली में रहते थे, मैं कलकत्ता में थी। मैं फ़्लाइट से दिल्ली गई और वहाँ मेरे फादर को बोला समवन इज़ फॉलोइंग मी, कोई मेरा पीछे कर रहा है, और रात के 8 बजे था। तो दिल्ली एयरपोर्ट से मैं चलने लगी, कहाँ चली पता नहीं, और 20 किलोमीटर चली हूँ उस रात को। और मेरे फादर जो है वो मेरे पीछे पीछे चले 20 किलोमीटर पीछे पीछे, नहीं तो मैं भी ऐसे ही होती कहीं। वो पीछे चले, पता नहीं उनको कहाँ से ताकत आए, और मेरे को इतनी ताकत थी ऐसे मेनिया में। और फाइनली मैं थक के एक मंदिर में रुकी और फिर वापस मेरे फादर घर ले आए। तो एक केयरर को, एक जो संभालता है पर्सन मेंटल इलनेस को, उसको इतना अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते घर से बाहर निकल गए और फिर पता ही नहीं चला कहाँ है। तो ये आई बिलीव आई एम रियली ब्लेस्ड। और मेरे फादर अभी भी 97 इयर्स ओल्ड के हैं, उन्होंने देखा है ये मेरा जर्नी, और जैसे मैं ठीक हुई हूँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता रही हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। म्हणजे एकाच मेंदूमधला काही भाग हा फिजिकल आपला कंट्रोल करत असतो आणि काही भाग हे मनाचं काम करत असतो, पण त्यांची लक्षणं बघा कशी वेगळी होत असतात। आणि ह्या स्किझोफ्रेनियासारख्या आजारामध्ये जिथे वास्तवताचं भानच कमी झालेलं असतं, त्यामुळे तो स्वीकार करायला त्याला 8 वर्ष लागली, पण तो स्वीकार झाला आणि तिथपासून त्यांच्या संपूर्ण प्रवासाला एक वेगळी दिशा मिळाली। जेव्हापासून जब से आपने वो मेडिसिन्स और बीमारी का पूरी तरह से स्वीकार किया कि मुझे इसके साथ जीना है और मुझे ये सब जो लक्षण है वो ये सब बीमारी के लक्षण हैं और उसके लिए मुझे दवाई लेनी चाहिए, तब से आपकी लाइफ एक अलग तरीके से जाने इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा कि मुझे एक कुछ करना है इसके लिए। तो मैंने एक वेबसाइट बनाया ईयर 2000 में, 92 to 2000 मेरे को एक्सेप्टेंस में टाइम लग गया। तो मैं नामी इंडिया करके वेबसाइट बनाया और धीरे धीरे मुझे लोग फ़ोन करने लगे पूरे भारत देश में, बाहर गांव से, दुबई से, जिसके फैमिलीज़ यहाँ बीमार है, अभी भी फ़ोन आते हैं। और धीरे धीरे ये फ़ोन्स करते करते, काम करते करते मुझे खुद अपनी बीमारी का इंसाइट आ गया कि ये ऐसा होता है, नींद कम होता है या खाना कम होता है या ज़्यादा बोल रहे हैं, या आज ज़्यादा मैंने किसी के साथ लड़ाई की तो क्यों मैं इरिटेबल हूँ। और ये जो हम दूसरों को हेल्प करते हैं और जब कोई फ़ोन करके थैंक यू बोलता है, उसका तो कोई मतलब उससे बड़ा कोई ये नहीं है, आनंद नहीं है। और मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सीखा, मैं आपको बताऊँ, एक औरत थी जॉनसन एंड जॉनसन में, उसने दवाई बंद की थी और उसके भाई आया था मेरे पास, बोला इसको 13 साल बाद रिलैप्स हुआ। कैसे हुआ सोचो, उसको बगैर दवाई का 13 साल वो चली और उसको रिलैप्स हुआ, उसको एडमिट करना पड़ा। तो ये सीख मुझे मिली कि ऐसा दवाई छोड़ना ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग आपको रिलैप्स नहीं आएगा, एक मेंटेनेंस डोज तो रखना ही चाहिए, लेना ही पड़ता है। तो ये जो मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ, जर्नीज करती हूँ। एक केयरिंग ग्रुप में गए थे तो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वो सोता है,
दिन भर सोता है, उठता है। तब मैंने अपने मन में सोचा, नहीं, मैं किसी से कोई आशा नहीं करूँगी, सब काम खुद करूँगी। एक कप चाय भी चाहिए तो खुद बनाऊँगी। तो ये जो हम सोशल वर्क करते हैं, इससे दूसरों का तो भला होता है, पर खुद का भी बहुत विकास भला हो होता जाता है। है। जैसे मेहंदी लगाते हैं दूसरे को, तो मेहंदी अपने हाथ में भी लग जाती अरे है। वाह। तो ये मैं सर, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ कि आपको जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसका कभी और कैसे पता चला, और पता चलने के बाद एग्जैक्टली जब भी पता चला तो उसके बाद आपकी विचारधारा कैसे रही? पता तो एक्चुअली मुझे चला ही नहीं। मैं फुल ब्लोन मेनिया में था। ओके। अभी हाइंडसाइट में जब इनसाइट मिलती है, अवेयरनेस आ जाता है, तो ये तो जानकारी है कि मुझे उससे पहले 2 साल तक रैपिड साइकिलिंग हो रहा था। सीवियर डिप्रेशन में जाता था, मेनिया में जाता था। तभी तो वो टर्म्स भी नहीं पता थे मुझे। तभी मैं सिंगल था, मैरिड नहीं था। आई वॉज 40 ऑफ एज, और मेरी एल्डर सिस्टर मेरी केयर गिवर थी। तो उसको क्लियरली इतना पता चला था उसको कि इसको खुद तो सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है। क्या चीज़ है वो तो नहीं पता था उसको, इतनी तो नॉलेज थी नहीं उसे। तो मुझे काफ़ी दिन से कन्विंस करने को ट्राई कर रही थी कि चलो किसी को प्रोफेशनल को जाके दिखाते थे। मेनिया में तो मैं ही भगवान था। मुझे लग रहा था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, आया हूँ कि भारत के सारे प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर लूँ। तो वो सोच इतनी थी, तो मैं उसको बोलता था तू पागल है, तुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे क्यों बोल रही है ले जाने के लिए डॉक्टर के पास। तो एनी केस कैसे भी करके मुझे समझाया। डॉक्टर माया कृपलानी जसलोक में एक फेमस डॉक्टर थी, उसके मिड डे पेपर में पढ़ा था उसने कि ये ऐसी एक तज्ञ है, उसके पास लेके गई। तब तक तो मेरा मेनिया और भी बढ़ चुका था, और मैं नॉन स्टॉप बोल रहा था वहाँ पे। 2 मिनट मेरी बातें सुनी, और माया कृपलानी ने कहा, यू हैव ब्रॉट हिम टू द रॉन्ग प्रोफेशनल, ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। उतना ही कहा। वहाँ से मेरी सिस्टर इतनी केपेबल थी, उसने पहले से प्रोविज़न करके रखी थी। उसको पता था साइकियाट्रिस्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तभी मैं इमीडिएटली मानता नहीं था, इसके लिए पहले साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी। वहाँ से सीधा डॉक्टर स्नेहल मेहता के पास सेंटा क्रूज उधर लेके गई। उसमें तभी डायग्नोसिस हुई मेरी मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, जो 2003 में टर्म था, क्लिनिकल टर्म था, बाइपोलर। करेक्ट। और फ्रांस से सीधा होली स्पिरिट हॉस्पिटल। ओके। तो इट वॉज क्वाइट अ ड्रामेटिक जर्नी। जब मेरी डायग्नोसिस हुई तो आई वॉज एज 40, बट द एक्चुअल थिंग इज मेरे सिम्टम्स जो स्टार्ट हुए थे वो एज 13-14 में, और डायग्नोसिस 40 की उम्र में। बाप रे। फॉर 26 ईयर्स मुझे कोई थेरेपी नहीं थी, सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, और किसी को जानकारी भी नहीं थी मुझे कोई बीमारी है। अभी जब मुझे सब ये नॉलेज मिला, तो नाउ आई कैन स्पॉट द एपिसोड्स ऑफ सिवियर डिप्रेशन, साइकोसिस, Retrospectively हाइपोमेनिया, अभी सब, जो हाँ, सब हो रहा था। एंड इफ अवेयरनेस उस काल में होता था, इन मिड 70s और 80s, तो शायद मेरी बीमारी इतनी प्रोग्रेस नहीं होती थी। इट कुड हैव बीन निप्ड इन द बड, राइट? So an alert caregiver is worth its weight in gold. Sister नहीं होती तो maybe I would not have been alive. You know, mania can even kill, right? Correct. If timely intervention is not brought in. So that is how dramatic the whole journey was. यानी कि ये किसी भी चीज़ का, यानी मेंटल इलनेस का अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, वो इससे समझता है कि अगर ये अवेयरनेस जल्दी हो जाता था, अवेयरनेस रहता था, तो उनका डायग्नोसिस जल्दी हो जाता था, और शायद आपका जो जर्नी है वो थोड़ा अलग तरीके से आगे जा सकता था। अभी आपने देखा की सगळ्यांनी बघितलं की हा जो ॲक्सेप्टन्स आहे, हा जो स्वीकार आहे, हा किती महत्त्वाचा आहे। म्हणजे जसं यशोदा पण म्हणाली की जो एपिलेप्सीचा स्वीकार केला की सूर्याची गोळी आणि चंद्राची गोळी अशा पद्धतीने त्या औषधाचा जो स्वीकार केला,
किंवा यांनी पण यांचा जो विकार आहे तो वेगळा आहे, पण तरी सुद्धा त्याच्यात सुद्धा 8 वर्षांनी लागली त्यांना, पण तरी सुद्धा तो स्वीकार त्यांनी केला. त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये जो फरक पडला आणि विजयजींनी पण जरी डायग्नोसिस व्हायला 40 वर्ष लागली तरी काही वर्ष लागली तरी सुद्धा वयाच्या 40व्या वर्षानंतर डायग्नोसिस झाल्यानंतर मात्र तुमच्या प्रवासात खूप चांगला तो ॲक्सेप्टन्स आल्यानंतर तो नक्कीच चांगला फरक पडलेला मी आहे. सांगेन एक्सेप्टन्सचा आम्हाला इश्यू झालाच नाही, अजिबात नाही, सुरुवातीपासून नाही. काही लोकांना वेळ लागतो टू शिफ्ट फ्रॉम कम्प्लीट इग्नोरन्स, अंडरस्टँडिंग व्हॉट द कंडिशन इज आणि टू शिफ्ट टू एक्सेप्टन्स. त्याच्यामध्ये एक रोल होता माझा, लहानपणापासून मला सिव्हिअर ॲस्मा होता, ओके. म्हणजे लाईफ थ्रेटनिंग ॲस्मा. So I have considered that was a severe physical illness. Let me consider this as a mental illness. So it was not a very dramatic shift. but And त्यामुळे मला एक शिस्त पण आला. The way I had to be, like Yashoda shared, that there were a lot of sacrifices and discipline in overcoming asthma. So I said, if I have overcome asthma and now I am functional, there will be a way to overcome bipolar disorder also. So acceptance was never a challenge for me. सो याने की कुठचाही आजार असेल तेव्हा आपल्याला पहिले वाटतं, इस्पेशली असे मोठे आजार झाले, दीर्घकाळ चालणारे आजार झाले की आपल्याला वाटतं अरे मलाच का झाला किंवा माझ्याच बाबतीत असं का झालं, आणि मग आपण त्याचा नकारात्मक विचार करायला लागतो. तर मला असं विचारायचं, मी तू पुस्तकही लिहिलेलं आहेस की मैत्री एपिलेप्सीशी, तर एकूण कुठच्याही आजाराशी किंवा तू तुझ्या एपिलेप्सीशी कशी मैत्री केली, तर ते गोळ्यांचं तर तू सांगितलंस, पण बाकीच्याही ह्याच्यानंतर ज्या प्रवासात आणखीन मैत्री कशी करायला पाहिजे असं तुला वाटतं? म्हणजे हे अगदी खरं आहे की आपल्याला कुठलाही आजार झाले तरी, जसं आत्ता यांनी शब्द वापरला की ॲक्सेप्टन्स महत्त्वाचा आहे, तर नुसता ॲक्सेप्टन्स नाही. कारण आता मी काही एपिलेप्सी मित्र बघते, मी तर पेशंट पण शब्द वापरत नाही आहे, एपिलेप्सी मित्र बघते, तर ते जरी रेग्युलर गोळ्या घेत असेल तरी सुद्धा त्यांनी मैत्री नसते केलेली. काय कटकट लागली आहे माझ्या मागे गोळ्यांची किंवा काय कटकट आहे फिट्सची असं म्हणत गोळ्या घेणारे खूप असतात, पण आपल्याला त्याच्याशी मैत्री करावी लागते. ती की ही मी तर नेहमी म्हणते की बरं झालं ही एपिलेप्सी माझ्या आयुष्यात आली, त्यामुळे मला नवीन दृष्टिकोन मिळत गेले, त्यामुळे मला समाजातली रियालिटी कळत गेली. अदरवाईज आपण चांगलं शिक्षण घेऊन पुढे जातो, शिकतो, मी कदाचित डॉक्टर झाले असते, काही झाले असते, पण तसं न होता मी रियालिटीमध्ये जगत राहिले, त्यामुळे मला ते बरं वाटतं की आपण डॉक्टरकडे जातो, हॉस्पिटलमध्ये जातो, अनेक एपिलेप्सी मित्र वेगवेगळ्या स्तरातले बघतो आणि त्या ह्याच्यातली आपल्याला समाजातली रियालिटी कळत जाते. म्हणून मला ते खरं खूप बरं वाटतं की बरं झालं मला एपिलेप्सी झाली असं मी नेहमी म्हणते. आणि याच्याविषयी सांगू? हां, नाही विचारतो. हां, तर असं एपिलेप्सीनी मला खूप काही शिकवलं की कधी कधी लोक खूप तुच्छ लेखतात तुम्हाला, वर्गात शाळेत सुद्धा तुच्छ लेखतात किंवा कॉलेजमध्ये पण हे करतात की हिला नको घ्यायला, हिला एपिलेप्सी आहे ना, हे नको. पण मी मजेत असायचे, मी म्हणायचे जाऊ दे, गेले उडत, यांच्यात काय जायचं, यांना जर असं वाटतंय तर त्यांच्यात नको जायला, आपण आपले छान राहू. तर आपण आपले छान राहू हे माझं वाक्य होतं. दुसरी 2 आमच्या घरातली वाक्य होती. एक म्हणजे तरी बरं, म्हणजे काही झालं तरी आईबाबा म्हणायचे तरी बरं, म्हणजे एखाद्याला समजा थोडंसं काही प्रॉब्लेम आला की आईबाबा म्हणायचे तरी बरं, फार मोठा प्रॉब्लेम नाही आला, किंवा तर मग मला खूप बरं वाटायचं की तरी बरं मला एपिलेप्सी आहे की जी औषधांनी आपण घेऊ शकतो आणि स्वतः जगू शकतो. दुसरा मंत्र होता फार फार तर काय होईल. हे लोक ही जी कॅटेगरी असते ते जे बडबड करतात की हिला वेड लागलंय, हिला असं आहे, हिला तसं आहे, तर मी म्हणायचे की ठीक आहे फार फार तर काय होईल, ते तर माझ्या अंगाला लागत, जोपर्यंत मी माझ्या अंगाला लावून घेत नाही त्यांचं बोलणं तोपर्यंत मला काही त्रास होत नाही. तर त्याच्यामुळे हे काही आईबाबांनी दिलेले मंत्र की तरी बरं, फार फार तर काय होईल, किंवा कुणी जर मला असं म्हणायचं ना की तुला गोळ्या घ्याव्या लागतात, तर मी म्हणते सो व्हॉट्स युअर प्रॉब्लेम, असं म्हणजे आपणच त्यांना उलटा प्रश्न विचारायचा. हे सुद्धा मी माझ्या ह्याच्यात करून ठेवलं. आणि आईने मला शिकवलं होतं की आपण मनाने जरी दुखावलं गेलो तरी आपण ॲक्टिंग करायची की ॲज इफ वी आर सो कॉन्फिडंट अबाउट आवर इलनेस. सो ती ॲक्टिंग केल्याने ते आपल्यात येत जातं असं मला वाटतं, आणि त्याचा मला खूप उपयोग झाला. वा, किती तरी बरं, फार काय होईल,
आणि ॲक्टिंग आउट ह्या किती सुंदर तंत्र सांगितलेली आहेत. म्हणजे एखाद्या आजाराशी, म्हणजे आता तिने एपिलेप्सीचं उदाहरण दिलं, पण एखाद्या कुठच्याही आजाराशी, मग तो अगदी शारीरिक विकार म्हणजे डायबिटीस, अगदी BP यासारखे किडनीचे असे शारीरिक विकार असू देत किंवा मानसिक कुठचेही आजार असू देत, किती छान मंत्र आहेत हे मैत्री करण्याचे. तर अभी मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपको मैं पहले जो आपके रिलेटिव्स थे उनका बहुत सारा नकारात्मक रवैया भी अपने अनुभव करना पड़ा, कि जिसके बाद फिर आपको इसके बावजूद भी उसके बावजूद भी आपके एक सफ़र में एक मुकाम तक पहुंची है, और अभी सब जो आपके साथ है वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं. तो फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों हाईली एजुकेटेड हैं और थे. तो क्योंकि एजुकेटेड थे और एक्सटेंडेड फैमिली भी टोटली एजुकेटेड फैमिली है, सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स और इन वेल प्लेस्ड इन सोसाइटी. इसकी वजह से मुझे स्टिग्मा इतना फेस नहीं करना पड़ा बिल्कुल भी इन माय रिलेटिव्स और एनीथिंग. उनको ये पता था कि इसको ये बीमारी है, तो वैसे मुझे स्टिग्मा फेस नहीं करना पड़ा जैसे और लोगों को करना. बट देयर वाज सोशल लाइफ बिल्कुल मेरा नहीं था. मैं खुद ही किसी से नहीं मिलती थी, कोई पार्टी में नहीं जाती थी, लोगों के साथ वॉकिंग नहीं करती थी. और ये थोड़ा सा अभी भी मेरे साथ है. मुझे लगता है मैं थोड़ा सा बेसिकली बिफोर इलनेस से पहले मैं एक्सट्रोवर्टेड थी, बहुत एक्सट्रोवर्टेड, फ्रेंडली, लोगों से मिलना बात करना. बट ये इलनेस आने के बाद मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो गई हूँ और मुझे सोशलाइजेशन इतना पसंद नहीं होता है. बट स्टिग्मा यूनिकली मेरे को स्टिग्मा नहीं फील हुआ क्योंकि फैमिली एजुकेटेड थी और दे सेड कि ये दवाई खा के स्टेबल रह सकते हैं. सो दैट इज़ वेरी यूनिक क्योंकि मोस्टली स्टिग्माटाइज्ड ही रहते हैं. क्योंकि मेरा स्टिग्मा नहीं था, मैं बोलने लगी लोगों को कि मेरे पास ये बीमारी है और लोग बोलते थे मत बताओ किसी को, बट फिर भी मैं बताती थी. बट ये स्टिग्मा जो है ये बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है मेरे काम में. और इसीलिए सबसे पहले मैं ही बोल देती हूँ लोगों को कि मेरे को ये बीमारी है, और पता नहीं 2 दिन बाद वो भी आके मुझे बोलते हैं कि हमारे घर में इसको ये बीमारी है. तो जब उनको पता चलता है कि मेरे पास है तो फिर वो इमीडिएटली बता देते हैं मेरे सिस्टर को, मेरे नीस को, मेरे फादर को, आप हमको हेल्प करो. तो स्टिग्मा इरेडिकेशन अभी भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए जितना काम करे वो उतना ही कम है. थैंक यू. मैं कुछ कहूँ. यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, वो मानसिक बीमारी से गुजर चुके हैं. मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि मैं भी मानसिक बीमारी से गुजर चुका हूँ. आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन माई सेल्फ, आई हैव टेकन एंटी डिप्रेसेंट्स माई सेल्फ, आई हैव बीन सुसाइडल माई सेल्फ. नाउ द पॉइंट इज दैट ऐसा क्यों है कि हम लोग 4 जन यहाँ बैठे हैं और चारों को बीमारी है और हम सिर्फ 4 आगे आए हैं. The people who are there within this audience also, they can also be the inspiration to somebody else. Correct. जैसे इन्होंने खुलासा किया, जैसे इन्होंने खुलासा किया, जैसे इन्होंने खुलासा किया, वैसे सबको खुलासा करना चाहिए, तो बात जाके आगे बढ़ती है. अगर आप मेरे कंसल्टिंग रूम में आएंगे तो बाहर वेटिंग रूम में मैंने बोर्ड पे डाल दिया हुआ है कि आई हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन, आई हैव बीन सुसाइडल एंड आई हैव टेकन मेडिसिन्स माई सेल्फ. अब उसमें 2 चीज़ हो सकती हैं. एक तो पेशेंट आता है, बोले ये बंदे ने खुद का तो इलाज कराया नहीं, पता नहीं अभी भी शायद डिप्रेस होएगा, तो मैं निकल जाता हूँ. या तो दूसरा है, वो बोलता है नहीं यार यही सही बंदा है, ही अंडरस्टैंड्स मी. सो यू हैव टू टेक दैट थिंग अहेड, लाइक हाउ दीज 3 people have taken. I came to this function thinking that they are the inspirational people. देखो यार, बीमारी होने के बावजूद वो लोग आगे बढ़े हैं. Why is it that only 3 are sitting in the front seat? All of you can sit in the front seat. करेक्ट. इनसे इंस्पिरेशन लेके शायद आगे कोई और भी लोग आगे आएंगे.
तो आपको मुझे पूछना है कि जैसे हम फैमिलीज के बारे में बोल रहे हैं, तो फैमिलीज हुआ, मेडिसिन हुआ, लाइफस्टाइल में स्पेशली बाइपोलर डिसऑर्डर के इसमें लाइफस्टाइल का रोल एग्जैक्टली जो आपने महसूस किया है वो आप बताइए। ऑल्सो बिफोर दैट मैं शेयर करना चाहूँगा, यशोदा जी ने बहुत ब्यूटीफुल मंत्र शेयर किए हैं जो रिलेटेबल थे मुझे लगा। राइट या उस तरह से मैंने भी मेरा ही खुद डिस्कवर किया हुआ एक मंत्र है, ABCD जो एक्रोनिम है, जो किसी को भी समझ में आता है। A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस, उसके बगैर जर्नी बिगिन ही नहीं होती रिकवरी की। B स्टैंड्स फॉर बिलीफ, जब मुझे कोई आशा नहीं दिख रही थी तो भी अंदर से एक आवाज़ थी कि नहीं, आज मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ लेकिन ये मेरी तकदीर नहीं है। आई विल बी फुल्ली रिकवर्ड, आई विल बी फुल्ली फंक्शनल। आज फंसा हूँ लेकिन दैट होप शुड बी देयर, यू नो, दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ विद इन। C फॉर कोऑपरेशन, सभी लोगों ने शेयर किया है। हम लोग कभी कभी विद्वान बन जाते हैं जब मेनिया में है, साइकोसिस में है, मुझे सब जानकारी है, व्हाई शुड आई लिसन टू एनीबॉडी, आई एम स्टेबल, अभी मैं मेडिसिन छोड़ सकता हूँ। टू कोऑपरेट, वी मेंटल हेल्थ इज टीम वर्क। करेक्ट। वी आर नॉट वॉकिंग दिस जर्नी अलोन, सबको साथ में लेके चलना है। बी रिस्पेक्टफुल टू अदर पीपल। एंड लास्टली कमिंग टू व्हाट यू ब्रॉट इन, होलिस्टिक हीलिंग, डिसिप्लिन, ये सब भी होगा और डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे हम लोग। सब हो गए, साहस है, सब है, लेकिन अंदर से डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी दैट डिसिप्लिन was imbibed by Dr. Pramod Nifadkar, Okay. the Asthma legendary special, yeah. pulmonologist for my Yeah, asthma. yeah. People had given up on me completely. Many specialists that your case has gone beyond redemption. He gave me hope, the belief, and it was almost completely a holistic healing method. He says it's not my medicines which will heal you, your discipline will. करेक्ट करेक्ट। वो मैंने same model I used for bipolar disorder. Very Right? Yeah, the same model. Right? If something, both are chronic conditions, both are lifelong conditions. अगर इस चीज से मैं निकल सका एस्मा में से, I was on 24 inhaler doses a day and landed in ICU thrice. अरे बाप रे। From then I have come down to 4 inhaler doses and I do active gymming every single day of the week. At least 4-5 days session of the week. So there is a lot of commitment to my health and I think this should not be seen. कई लोग बोलते हैं डिसिप्लिन, ये होलिस्टिक हेल्थ, तो मतलब हमको तो अपनी लाइफ जीने की नहीं है। सो वी शुड सेट आवर बेंचमार्क वेरी हाई। मेरा बेंचमार्क है विराट कोहली, राइट? विराट कोहली को कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है बिफोर ही बिकम्स दैट काइंड ऑफ अ फिटनेस रोल मॉडल फॉर द कंट्री। तो हम अपने लिए थोड़ा नहीं कर सकते खुद के लिए? नॉट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, खुद के लिए तो कर सकते हैं कि नहीं, हेल्थ के लिए। So I have a very high standard of fitness. So I've been doing pranayam regularly for the last 30 years. Pranayam yoga. I do journaling. I have a very positive mindset by nature. That also helps, constructive mindset. Sleep hygiene is critical in bipolar disorder, mood management, or any mood disorder. So go to sleep, bed at the same time, wake up at the same time, 7-8 hours of sleep, irrespective of however busy I am. ये सब चीज़ें करना इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। It's about also, ultimately it's about attitude. करेक्ट। आपका एटीट्यूड क्या है? हर चीज़ में आपको अड़चन दिखेगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। If you see a pathway in front of you, तो सब कुछ हासिल करना आसान है। वाह, Right? वेरी। सो वही है, जो एटीट्यूड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आपकी बीमारी की तरफ कैसे देखते हैं। जैसा अस्थमा का उनका अनुभव था, वही अनुभव, तोच अनुभव त्यांनी बायपोलर डिसऑर्डरसाठी, तीच डिसिप्लिन जी शिकलेली होती तीच त्यांनी बायपोलरसाठी वापरली। आणि माझ्या मते कुठच्याही आजार, विकाराच्या उपचारामध्ये, तो कुठचाही असू दे, शारीरिक, मानसिक, हे उपचारांमध्ये आणि सगळ्याच आपल्या लाईफस्टाईलमधली जी शिस्त आहे ती फार महत्त्वाची आहे आणि तीच आपल्याला बरं होण्याच्या मार्गावर नेत असते। अभिमन्यु सर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी अपने जो फैमिली को रीयूनियन करने का काम जो श्रद्धा की तरफ से होता है, तो उसके कुछ अच्छे भी अनुभव
बोले आपने, लेकिन कुछ ऐसे भी कठिन अनुभव भी आए क्या, और उसको आपने, आपकी टीम ने कैसे ओवरकम किया? मीन्स कुछ देखो, किसी भी सोशल कार्य में कठिनाई तो होती है। हमने करजत का सेंटर चालू किया तो बड़ी तकलीफें हुई, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, और मेरी प्रेरणा जो है बाबा आमटे हैं, मैं दर 2-3 महीने में जाकर के आनंदवन पहुंच जाता था। मतलब बाबा आपने मुझे फंसा दिया, किधर डाल दिया मेरे को? बोला नहीं नहीं, यू हैव टू गो थ्रू दिस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फाइनली इट इज अ लाइफ विच मैटर्स। आज हमारे बेटे को कुछ हो जाता है तो हम उसको आईसीयू में डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वेंटिलेटर पे डालते हैं। Why are we doing for our children when we are not doing for somebody else? वो अपने और पराये में इतना फर्क क्यों? That is the point. So if you keep that point in mind, then the person feels कि नहीं यार, let's do it, let's do it, let's do it. We had a patient from Bangladesh. कोविड के टाइम उठाया गया था, मेरे जन्मदिन पे उठाया गया था। 2 साल ऐसे ही निकल गए, 2 साल निकल गए, फिर पता चला वो बांग्लादेशी है। फिर एकाएक स्नेहाल है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, गिरीश कुलकर्णी का स्नेहाल है। तो वो जो है वो साइकिल रेस करते थे, साइकिलिंग का एक ये सद्भावना यात्रा फ्रॉम अहमदनगर टू बांग्लादेश। तो उन्होंने जब ये किया तो उसके यहाँ बांग्लादेश के कुछ बड़े प्रमुख लोग आए थे। तो मैंने मेरे सोशल वर्कर को बोला जाओ यार उनसे बात करो, ये बंदे का एड्रेस निकालते हैं। एंड ही वेंट देयर एंड दोज पीपल पुट इट इन द सोशल मीडिया ऑफ बांग्लादेश, और फाइनली वो बंदे का एड्रेस मिला और इसके फादर से कांटेक्ट हुआ। अब आप सोचो, फादर बांग्लादेश में, पेशेंट हमारे यहाँ। अब हम बांग्लादेशी पेशेंट है, फाइनली टू शिफ्ट हिम मीन्स यू टू गो टू अलीबाग, पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का अलीबाग सेंटर है, अलीबाग तक जाओ, पुलिस से लेटर लो, ये करो वो करो, लॉन्ग प्रोसेस यार। लोग बोल रहे हैं आप क्यों उसमें फंस रहे हो, वो बाई चांस टेररिस्ट होगा, छोड़ो उसको, जाने दो, कुछ मत करो। बट यू होल्ड ऑन। And finally, we got the police letter, we got the permission, we got the visa, we got our psychiatrist, our associate psychiatrist, Dr. Swarali Kondvilkar, and our social worker Nitish Sharma crossed the border with the patient and reunited the patient. 1 साल 1.5 साल लगा ये पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज को। और वो जाने दो, वहां पर गए तो उसके बाद बांग्लादेशी लोगों को पता चला, अरे यार इंडिया में से साइकेट्रिस्ट आया है, अरे यार उसका ओपीडी वहां चालू हो गया। शी सॉ 60 पेशेंट्स। रात को 12:30-2 बजे तक उसका ओपीडी चालू है, लोग गांव में से आए। दैट इज अवेयरनेस। सो यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर नॉट जस्ट हेल्पिंग वन पर्सन, इट इज अवेयरनेस विच स्प्रेड्स थ्रू द एंटायर दिस। वो सोशल मीडिया बांग्लादेश में तो पूछो मत कितना पॉपुलर, और यहां पर भी सब महाराष्ट्र न्यूज़पेपर ने कवर कर दिया। That one single thing can create so much of awareness कि हाँ मानसिक बीमारी का कहीं ना कहीं पर इलाज है। So you have to struggle, you have to do, I mean, you have to think of people who have actually done it. Like for example, Baba Amte, कहाँ से चालू किया, कहाँ तक पहुँचा? You have to think of Vinoba Bhave, कहाँ से चालू किया, कहाँ तक पहुँचा? You have to think of Ambedkar, कहाँ से चालू किया, कहाँ तक पहुँचा? So unless you have, like he said, that if your ideals are high and you are inspired, you keep reading them. आप उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, आप अम्बेडकर के बारे में पढ़ते रहते हैं, विनोबा भावे के बारे में पढ़ते रहते हैं। बाबा आमटे अपने आत्मकथा में लिखा है कि the herd does not wait for the wounded deer. हिरणों का झुंड जो है एक जख्मी हिरण के लिए रुकता नहीं है, किसी और को कुछ करना पड़ेगा, और आप वो हैं। That is the way he told me. You are the chosen one, so you do it. अब उसके बारे में मैं बता दूं कि मेरी मुलाकात बाबा आमटे से कैसे हुई। मैंने उनके बारे में सुना था, मैंने सोचा चलो यार आनंदवन, मेरे सोशल वर्कर ने बोला चलो आनंदवन जाके उसको मिल लेते हैं। मैं बोला ठीक है चलते हैं। वी वर बुक्ड टू गो बाय ट्रेन, वी वर बुक्ड कि मेरी जो बच्चे को टीचर जो है जो मैथ सिखाती थी वो शी वॉज वन रश्मि सुर्वे, महाराष्ट्र। तो शी सेड नहीं अरे तुम्ही जाणार आहे, मला पण घेऊन जा। तो मुझे लगा यार अभी यार टीचर को लेके जाना है, मतलब थोड़ा मान सम्मान तो करना पड़ेगा। मैंने बोला छोड़ो यार टिकट कैंसिल करते हैं, गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी में गए हम आनंदवन, 2500 3000 लेप्रेसी पेशेंट्स, अनबिलीवेबल यार। बट
बाबा आमटे वॉज नॉट देयर। अभी मेरे पास गाड़ी थी, मैंने बोला चलो हेमल कसा जाते हैं। हेमल कसा गए, गढ़चिरौली के जंगल में जाते जाते एक बंदा दिखा, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, बोथ हैंड्स बोथ लेग्स इन चेन्स, दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में। तो अभी क्या है, आप हैं बंबई से 1000 किलोमीटर दूर, तो पहले मन में ऐसे आता है कि छोड़ो यार, दलदल में कौन फंसे। तो मेरे सोशल वर्कर ने उससे पूछा कि आप आओगे? बोला नहीं ये तो महाराष्ट्र कशासाठी येऊ, मी नाही यार, मी इथे ओके आहे। पेशेंट ने बोला, तो मुझे लगा चलो बला टल गई, वी वेंट अहेड। नाउ लाइक आई सेड, यू हैव टू फॉलो अप ऑन दैट कंपैशन। तो मेरी आत्मा जो है मुझे झंझोड़ना चालू किया। शाम हो रही थी, रात बसने वाली थी, और एकाएक मेरे मन में ख्याल आया कि ये बंदा यार दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में, गढ़चिरौली जंगल के बीच, ना आगे ना पीछे, ना इंसान न जानवर न दुकान, वेयर विल ही स्लीप? सो आई डिड अ यू टर्न। अभी साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैंने उसको पटा लिया तो ही अग्री टू गेट इनटू द कार। तभी दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में, संडास पेशाब कपड़े में कर रहा था। सो आई हैड अ सिजर विथ मी, मैंने उसके सब कपड़े काट डाले। एक चद्दर थी, चद्दर से उसको लपेट दिया और उसको गाड़ी में डाल दिया और कांच नीचे कर दिया, बदबू जोरों की आ रही थी। नाउ दोस वर नॉट द डेज ऑफ द मोबाइल। तो मैं घबर गया, मैं बोला यार न जान न पहचान। बाबा आमटे बोलेगा क्या तू मेरे को पहचानता भी नहीं, तू साला पेशेंट को लेके आ गया। तो आई वेंट तो प्रकाश आमटे बेचारा पूरा ओपड़ी खलास करके 8:30 बजे आधे धुनकी में था। मैंने बोला सर प्लीज़ बुरा मत मानो, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ और एक पेशेंट मेरे को मिला रास्ते पे, आप प्लीज़ बेड़ियाँ खोल दो ना तो ही कैन गो एंड स्लीप प्रॉपर्ली। That is where compassion came into the picture. Prakash Amte called for a chinni and a hathoda on his own, and he removed those chains. 1.5 घंटा लगा उसको, 1.5 घंटा लगा, और बाबा आमटे वहाँ लेटा हुआ था, he was always on bed, और मेरी फटी पड़ी थी, तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैं उठा और मैं नीचे आया तो मैंने देखा बाबा आमटे रो रहा है, एंड ही वॉज अवेक। तो आई सेड क्या हो गया? तो उसने बोला पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने बोला क्यों? बोला पूरी रात मैं ये सोच रहा था कि एक इंसान को बेड़ियों में डाल करके कैसे समाज ने ऐसे छोड़ दिया। एंड यू हैव डन फैंटास्टिक भरत, यू हैव डन फैंटास्टिक। एंड ही एक्चुअली टुक द चेंज एंड स्टार्टेड वॉकिंग। तब मुझे लगा यार देखो, मैं अभी भी आनंदवन जाके आया हूँ, 2500 लेप्रेसी पेशेंट्स हैं, उसका ये हॉल से डबल हॉल है जिसमें उसके सब अवार्ड्स पड़े हैं। He was a पद्मश्री, he was a पद्म विभूषण, पता नहीं क्या क्या, टेम्पल्टन प्रीज प्राइज, ये वो दुनिया भर के प्राइजेस पड़े थे वो रूम में। सब प्राइजेस एक तरफ, एक इंसान का दर्द उससे सहा नहीं गया, एक आम इंसान का दर्द जो उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, he was not related to that boy, but उससे सहा नहीं गया, and he was crying the whole night. So I felt कि नहीं यार, that is compassion. I am compassionate, but that is compassion. Like he said, na, you have to keep that standard high. मुझे लगा I have to touch this. Since that day he became my mentor. मैंने बोला ये गुरु है, अब शिष्य करके बने रहो। और जाते जाते उन्होंने कहा कि भरत आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हो, थिंक बिग। अब मैं बोले थिंक बिग तो बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा। मैंने पूरे जिंदगी में गांव देखा नहीं था, पूरे जिंदगी में, झूठ क्यों बोलूं। I went to Karjat and I bought the place and things moved. And in 2006, IMA Dombivli came to our center. Dr. Dushyant Badalkar and Dr. Gotikar came and took an interview of mine. अभी सोचो यार, 2006 में इंटरव्यू लिया, वो मेरे पास अभी आज ही मैंने उसको फ्लैश किया और देखो 2026 में मैं आपके सामने बैठा हूँ। Such a beautiful moment. So finally, you need that inspiration from that social workers who have done it, which in the past were many. अभी आप बाबा आमटे के बाद जब भी मिलोगे, I mean, just too good यार. He may speak few words, but those few words recharge you. तो मैं दर 2-3 महीने वहाँ जाते रहता था to recharge my batteries. एका पंक्तीने आपण दुसरी पंक्ती लावतो तशी कुठेतरी एका करुणेच्या Yes. पंक्तीने दुसऱ्या करुणेची Yes, yes. पंक्ती लावली आणि त्याचा आता मोठा हे झालेला आहे. खूपच सुंदर अनुभव या भेटीचा होता. आता आपण तुमच्या तिघांच्याही कार्याकडे येऊया की संवेदना फाउंडेशन में तू सर्जरी झाली, त्याच्यातनं तुझी एपिलेप्सी आता पूर्णपणे बरी झालेली आहे. पण एवढं सगळं बरं झाल्यानंतरही म्हणजे
तुला हे संवेदनाचं काम कसं सुचलं आणि आता संवेदना काय काम एक्झॅक्टली करत आहे. आताच वाचलं की मेंटल हेल्थ आणि एपिलेप्सी या सगळ्यासाठी जी मेडिक्लेमची सुविधा मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत मला वाटतं तुम्ही गेलेले आहात. तर त्या सगळ्याबद्दल थोडक्यात तू सांग. तर आत्ता जसं डॉक्टर अद्वैत म्हणाले की मी आधी एपिलेप्सीतनं बरी झाले, तर बरी अशा नाही झाले की नंतर मला समजलं, आधी माझं लग्न झालं, परागनी माझ्या एपिलेप्सीसहित माझा स्वीकार केला आणि नंतर त्यांनी शोधून काढलं की या एपिलेप्सीसाठी सर्जरी असते. तर त्या काळी फक्त त्रिवेंद्रममध्ये सर्जरी होती. तर 2003मध्ये आम्ही दोघं त्रिवेंद्रमला गेलो आणि तिथे आधी बऱ्याच टेस्ट झाल्या आणि मग त्या टेस्ट झाल्यानंतर डॉक्टरांनी ठरवलं की हो हिची सर्जरी होऊ शकते. आणि मग माझी सर्जरी झाली आणि मी जादूची कांडी फिरवल्यासारखी बरी झाले. तर हे मी एका वाक्यात सांगतेय, पण अर्थातच त्याच्या मागे खूप मोठा इतिहास असतो. तिच्या मैत्री एपिलेप्सीशी या पुस्तकात या सगळ्या सर्जरीच्या याचं पूर्ण वर्णन आहे. आज पुस्तकं पण आणली आहेत मला वाटतं तू तर. आणि अर्थातच सर्जरी झाली, पण त्याच्या आधीचा जो काळ होता तेव्हा मी सुद्धा बऱ्याच ट्रॉमा आणि ह्याच्यामधनं गेले. की त्यातलं फक्त एक उदाहरण देते की एकदा मी स्वयंपाक करत होते आणि तिथेच मला एपिलेप्सीचा अटॅक आला. बेल्जियममध्ये होती. आम्ही बेल्जियममध्ये होतो आणि माझा हा हात तिथे हॉट प्लेट होती त्याच्यावर असं दोन्ही बाजूनी पडला, कारण मला एपिलेप्सीचा उजवा हात हलायचा. तर तो कुकर हल्ला, हॉट प्लेटवर असा झाला आणि 3rd डिग्री बर्न झाला होता. तेव्हा मी बेल्जियममधल्या हॉस्पिटलमध्ये 2 महिने ॲडमिट होते आणि 2दा प्लास्टिक सर्जरी झाली आहे या हाताची. तर हे मी एका वाक्यात सांगते आहे कारण असे खूप ट्रॉमाज घडून जातात आणि मग तुम्हाला ह्याची सिव्हिअरिटी कळते की वी हॅव टू कम आउट ऑफ इट सम टाईम. तर म्हणून जेव्हा सर्जरीबाबत कळलं की एपिलेप्सीसाठी सर्जरी आहे तर मी इमिजिएटली तयार झाले आणि मग मला मी बरी झाले आणि छान टक्कल वगैरे केलं होतं आणि त्याचे 26 टाके होते. तर त्या सगळ्यासहित आम्ही पुण्याला परत आलो, पराग आणि मी. आणि एकदा मी खिडकीत बसले होते त्याच काळात, टक्कल असलेल्या काळात, आणि मी खाली बघत होते तर खाली काही मुलं खेळत होती आणि मी असा विचार करते किती बरं ना, आता मी एपिलेप्सीतनं बरे झाले, आता सगळे प्रॉब्लेम संपले असं मला वाटायला लागलं होतं. पण मला खाली जी मुलं खेळताना दिसली तर मला एकदम आठवलं की त्यातल्या एका मुलाला एपिलेप्सीचा त्रास आहे. आणि मग मला इतर अशी अनेक ओळखीची माणसं आठवायला लागली की अरे आपल्या कामवाल्या बाईच्या मुलीला पण त्रास आहे, किंवा अरे अमुक तमुक व्यक्तीला पण एपिलेप्सी आहे, त्याला पण एपिलेप्सी आहे, त्याला पण एपिलेप्सी आहे, असे मला खूप आठवायला लागले. आणि मग माझ्या मनात असं विचारलं की जर मी बरी झाली आहे तर हा किती स्वार्थी विचार आहे की मी आता बरी झाली आहे. पण मग ज्यांना अजून एपिलेप्सी आहे त्यांचं काय, त्यांचं काय होईल? कारण मला असे पण माणसं भेटायचे की जे घरी बसायचे आणि म्हणायचं की आम्ही औषधंसुद्धा घेऊ शकत नाही, अशी सुद्धा माणसं आहेत. तर मग आपण असा स्वार्थी विचार करून कसा चालेल? सो दॅट वॉज अ टर्निंग पॉईंट इन माय लाईफ. आणि मग मी लगेच परागला आणि माझ्या बाबाला म्हणलं की मला याचसाठी काहीतरी करावं असं वाटतंय. आणि मला वेडच लागलं त्या एका वाक्याचं. आणि मग मी लगेच सर्फिंग करायला लागले त्याविषयी की अजून कोण काम करते काय. डॉक्टर आनंद नाडकर्णींना मी स्वतः जाऊन भेटले. मी तशा स्थितीत, माझ्या टक्कल असलेल्या स्थितीत स्वतः टॅक्सी करून ठाण्याला आले. मी आनंद काका समोर गेले, त्याला एवढंच म्हटलं की आनंद काका मला एपिलेप्सीसाठी पूर्ण वाहून घ्यावं असं वाटतंय. तेव्हा डॉक्टर नाडकर्णींनी त्यांच्या खिशातले 1000 रुपये मला काढून दिले आणि सांगितलं की हे माझं पहिलं डोनेशन तुझ्या संस्थेला, आता बोल काय करायचं. तर असे जे इन्स्पिरेशन्स मिळत गेले डॉक्टर आनंद नाडकर्णी किंवा माझा बाबा डॉक्टर अनिल अवचट, ह्यासारखे जे इन्स्पिरेशन्स मिळत गेले तर त्या ह्याच्यावरनं मला खूप फायदा झाला. की जसं बाबांनी आमच्या मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्र कसं सुरू केलं हे मी डोळ्यांनी पाहिलं होतं की तुम्ही कशी एक संस्था उभी करता आणि त्याचा कसा पुढे मोठा वटवृक्ष होतो हे मी स्वतः पाहत होते लहानपणापासून आणि त्याचा मला फायदा झाला. किंवा माझी आई मेंटल हॉस्पिटलमध्ये काम करायची, त्याचाही मला फायदा झाला. कारण मी लहान असताना आईनी पुण्याच्या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये एपिलेप्सी वॉर्ड सुरू केला होता, तोही मी पाहिला होता. त्या सगळ्याचा मला या संस्था सुरू करायला फायदा झाला. आणि मी ठरवलं संवेदना फाउंडेशन नाव द्यायचं, कारण मला वाटतं आपल्यातला जो सेन्सिटिव्हनेस असतो तो राहणं गरजेचं असतं. आपण एक नाटकी सोशल वर्कर बनून चालत नाही, तर संवेदनाशील राहूनच काम करायचं की दुसरा माणूस बघून डोळ्यातनं पाणी आलं, इट्स ओके, त्यामुळे ते पाणी आलं तरीसुद्धा ठीक आहे, पण ते संवेदनाशील तुम्ही राहणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि तेव्हा मी संवेदना फाउंडेशनची सुरुवात केली.
तर आता आम्ही त्या संवेदनेविषयीची सहवेदना आणि त्या सहवेदनेतून संवेदना फाउंडेशन. अगदी बरोबर आहे. तर बेसिकली आम्ही सपोर्ट ग्रुप ह्या कन्सेप्टसाठी सुरू केलं की दर महिन्यात एक सपोर्ट ग्रुप मीटिंग घ्यायची. म्हणजे एपिलेप्सी मित्रांसाठी एक जागा ठरवणं, सगळ्यांनी एकत्र राहणं, पेरेंट शेअरिंग किंवा एपिलेप्सी मित्रांचं शेअरिंग, हे सगळं सुरू केलं. त्याच्यात असं लक्षात आलं की याला काउन्सिलिंगची खूप गरज आहे. मग मी पुन्हा कोर्सेस केले, मी MA केलं, त्याच्यानंतर काउन्सिलिंग सेंटर सुरू केलं. आणि काउन्सिलिंग सेंटरचा खरंच खूप उपयोग होतो, कारण तुम्हाला खूप लोकांना काउन्सिलिंगची गरज असते. ह्याच्यात विशेषतः एपिलेप्सीविषयी जे गैरसमज असतात, आजकालच्या काळात बघा व्हिडिओ शूट करायला सांगतात डॉक्टर, की कुणाला फिट आली पालकांना सांगतात की तुम्ही शूट करा आणि मग आणा. तर आता मला परवाच एक जण दाखवत होते की एका एपिलेप्सी मित्राचे पालक आम्हाला दाखवत होते, बघा ह्याला खूप त्रास आहे, वेल एज्युकेटेड फॅमिली बरं का, आणि त्या मुलाला फिट येतानाचं ते शूटिंग होतं आणि आई वडील झाडूनी त्या मुलाच्या डोक्यावर असं मारत होते. तर मी त्यांना म्हणलं हे काय तुम्ही करताय? तर ते म्हणले आम्ही गेली अनेक वर्ष असंच करतो की त्याला फिट आली की झाडूनी डोक्यावरनं मारतो. तर कुठल्या गैरसमजात माणसं जगतात बघा, की तुमच्या एज्युकेशनचा काय उपयोग आहे. अवेअरनेसची इतकी गरज आहे की खूप तळागाळापर्यंतच काय एज्युकेटेड लोकांसाठी सुद्धा गरज आहे अवेअरनेसची. आणि अजूनही दोन्ही हात असे धरून ठेवतात फिट आली की. ते कधीही धरू नका, फक्त त्याला काही लागत नाही ना एवढी काळजी घ्या. कारण त्या हातात इतकी मला स्वतःला फिट यायची, तर माझा उजवा हात हलायचा, त्यात इतकी शक्ती असायची की मी जर माझ्या नवऱ्याचा असा हात धरला तर मी इतक्या घट्ट दाबायचे की त्याच्या हात असा काळा निळा अशी माझी बोटं उमटलेली असायची. इतकी तुमच्या त्या हातात शक्ती आलेली असते. तर तुम्ही असं बांधून ठेवू नका, दाबून ठेवू नका, पण त्याला काही लागत नाही एवढी काळजी घ्या. विस्तवापासून लांब आहे, चाकू कात्रीपासून लांब आहे, एवढी काळजी घ्या. आणि दुसरं म्हणजे मी नेहमी सांगते, तुमच्या घरात जर कुणाला फिट आली असेल तर त्याच्यासमोर चांगलं बोला. चांगलं बोला याचा अर्थ, काही आई वडील असं बोलतात, बघा कटकट सुरू झाली, याला फिट आली, बघा मी म्हणत होते ना, कशाला हिला त्या संस्थेत ठेवून द्या, कशाला पाहिजे कटकट घरी, असं बोलतात फिट आलेल्या व्यक्तीसमोर. तर त्या व्यक्तीला मनातनं किती वाईट वाटत असेल, कारण मला फिट यायचे तर मला समजायचं समोरचे काय बोलतात. आम्ही आईवडिलांना सांगतो की तुम्ही प्रेमाने करा, मी आहे ना तुझ्याबरोबर, तू काळजी नको करूस हां, किंवा जस्ट हग थेम, की जस्ट मिठीत घ्या, मी आहे ना तुझ्याबरोबर, तू काळजी नको करूस. तर माझा नवरा, त्याला हे माहिती होतं, तर आम्ही कुठे अगदी लग्न समारंभात असो की कुठल्याही ठिकाणी असो, तो मला मिठी मारायचा आणि मला म्हणायचं मी आहे ना तुझ्याबरोबर, तू काळजी करू नको. ते वाक्य माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं असायचं. खूप छान. आमचा जो इवन एपिलेप्सी मित्रांसाठींचा जो सपोर्ट ग्रुप आहे, तो त्याची सुरुवात करायला सुद्धा तेव्हा आम्ही, मला वाटतं 12 वर्षापूर्वी यशोदालाच बोलवलेलं होतं. आणि त्यानंतर सुद्धा आता तिने जे मगाशी परागच्या आणि तिच्या सगळ्या सहजीवनाविषयीचा उल्लेख केला, तेव्हा त्या शिवधनुष्य पेललेली लग्न असा आम्ही एक प्रोग्राम केला होता, त्याच्यामध्ये पण यशोदा आलेली होती. त्याच्यामुळे कायम हा असा आमचा मैत्रीचा प्रवास सुरूच आहे. आपने जो बायपोलर आपने लिखा है आपके इसमें कि बायपोलर ग्रस्त से बायपोलर योद्धा आप बने, और तो फिर वो कैसे बने, और फिर बायपोलर इंडिया का काम एग्जैक्टली कैसे शुरू हुआ, क्या काम होता है? इसमें 2-3 पहलू थे. मैं था उस दिन 2011-12 की बात है, मैं ब्लॉगर था. सर ने अभी ब्लॉगर की बात की थी कि उससे कैसे कनेक्शंस हुए थे और फैमिली आइडेंटिफाई हुई थी. तो मेरी पूरी जर्नी ब्लॉगिंग से स्टार्ट हुई. तो 2012 में मैंने एक ब्लॉग लिखा था, एट द क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ. दैट वाज माय ओपनिंग कमिंग आउट ऑफ लिविंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर. 2012 में बहुत ऐसे कम कॉन्वर्जेशंस होते थे. तो एक मेरा दोस्त था फेसबुक का, पुनीत भटनागर, उसने वो कहानी पढ़ी. उसने सिर्फ पढ़ी नहीं, मुझे फ़ोन किया और बोला मुझे मिलना है तुझसे. ही केम एंड मेट मी. 3 घंटा मेरे साथ था, मेरी पूरी लाइफ कहानी उसने सुनी. आपको ताजुब होगा, उसका कोई मेंटल हेल्थ से कनेक्शन नहीं था. फिर मुझे बोलता है ये तू कर रहा है काम, आई सी सम पोटेंशियल इन दिस, और ये आगे जाना चाहिए.
तो मैंने बोला मतलब क्या बोल रहा है, तो कुछ फेसबुक का ग्रुप शुरू करना है, क्या करना है? नहीं, उससे कुछ बड़ा करना है। उस रात को जाके उसने बाइपोलर इंडिया डोमेन रजिस्टर किया, खुद वेबसाइट क्रिएट की और मुझे बोला स्टार्ट कर दे। ओके ओके राइट, जिसका कोई मेंटल हेल्थ से कनेक्शन ही नहीं था, वो था बंदा एडवर्टाइजिंग का गुरु। इसका नाम भी लेना चाहूँगा बिकॉज व्हाट ही डिड हैज़ एनेबल्ड मोर देन 1,000 पीपल नाउ इन इंडिया। पुनीत भटनागर नाम है उसका, और एडवर्टाइजिंग का गुरु है, बट ऐसे नेक काम भी करता है। ओके दूसरी वजह थी जो आई वॉज कमिटेड टू, शुरुआत तो कई चीज़ों की हो जाती है, बट यू नीड टू हैव दैट पैशन, कमिटमेंट, उसमें भी डिसिप्लिन लगता है। मेरी खुद की जो जर्नी मैंने शेयर की कि 14 साल से लेके 40 के साल तक मुझे तो कोई किसी ने भी नहीं था, तो मैंने बोला जो अवेयरनेस का गैप मुझे भुगतना पड़ा और किसी को नहीं भुगतना पड़े। तो पहले तो बाइपोलर इंडिया सिर्फ एक वेबसाइट के माध्यम से स्टार्ट हुई थी कि अवेयरनेस क्रिएट करें, कि इंडिया में तो अवेयरनेस भी बहुत कम था उस टाइम पे। फिर सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट हुए, मंथली सपोर्ट मीटिंग्स हो गए, फिर वहाँ से भी हमारी जर्नी जो भी है एक एक्सपेरिमेंट बोला जा सकता है। हर चीज़, कोई चीज़ स्ट्रैटेजी से नहीं हुई है, ऑब्जर्वेशन से कि लोगों की समस्या क्या है, उस पे से एक नदी की तरह एक मार्ग निकाला है। तो मीटिंग में जो आते थे, हम लोग तो बोलते थे कि मीटिंग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन अफेक्टेड। आ जाते थे, कोई बोलता था मुझे ओसीडी है, कोई बोलता था मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कोई बोलता था मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है। तो भी किसी को बाहर तो नहीं निकाल सकते। देन वी रियलाइज्ड व्हाई लिमिटेड टू वन लेबल। ओके मानसिक रोग क्या एक लेवल पे लिमिट कर सकते हैं? तब से हमने हमारा एम्बिट बढ़ा दिया और नाउ वी आर केटरिंग टू पीपल विथ ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स। ओके, तो इसके लिए बाइपोलर इंडिया स्टार्ट हुआ था 2013 में, और अभी जो पेरेंट एंटिटी है रजिस्टर्ड जो एनजीओ है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट फाउंडेशन है। ओके ओके मतलब आई मीन द होल all टर्मिनोलॉजी mental illnesses you are covering in that. कॉर्पोरेट Yeah. फिर उसी जर्नी में पता चला हमको कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लोग शेयर कर रहे थे, काफ़ी एडुकेटेड है लोग। इनफैक्ट आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स दैट आई सर्व, some we have got PhDs, we have got double graduates, we have got IITians, IIMs, all right. प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, Correct. the best of education, but because of their mental illness they are not understood and they don't find jobs. और तो हमारा मेन जो क्रेडो है मेंटल हेल्थ सपोर्ट फाउंडेशन इज रिकवरी इज इनकम्प्लीट विदाउट रिहेबिलिटेशन एंड असिमिलेशन इन सोसाइटी। सिर्फ सिम्टोमेटिक रिकवरी पे रुक सकते हैं हम? इज दैट द एंड गोल ऑफ लाइफ? हाउ डज अ पर्सन फाइंड फुलफिलमेंट, राइट? हाउ कैन वी बी द पर्सन्स टू ब्रिंग चेंज? सो हमने लॉन्च किया लेट्स वॉक टुगेदर। So that was India's first livelihoods venture for people living with severe mental illness. उसमें भी अभी तक I won't say we have achieved great success because बहुत ही स्टिग्मा है। बोलने के लिए लोग बहुत बोल लेते हैं, but corporate world is they are the whole model is driven by commerce and productivity. So it's a tough journey to walk, but we are committed to staying on that path. खूप छान खूप छान. आताच विजयजींची UK मधल्या एका कमिटीवर पण त्या दृष्टीने मेंटल हेल्थवर काम करणाऱ्या कमिटीवर पण त्यांचं निवड झालेली आहे, त्यामुळे त्यांचं पुन्हा एकदा त्यासाठी पण आपण अभिनंदन करूया. So doctor, I would like to share, if I would have thought way back in when Puneet told me, he set me on a path and he had told me this path will heal you. If he had told me what he was telling me at that time, the visual he had presented to me, I didn't have that belief in me. But my mentor had that belief in me, doctor. And what doctor is talking about is I had the honor of being invited on jury member and lived experience advisory board of the world's largest mental health prize, initiated by Wellcome Trust UK. Okay. Yeah, it is going to be announced in July 2027 in London. So a person who has no background, clinical background in mental health, it is an unimaginable journey. And I think
this is something also which is very humbling. These are the good wishes that we draw from all the work that we do. It is not one person's work at all, doctor. अभी एक लास्ट आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले जॉब करती थी, फिर रिटायर्ड हो गई, तो मैं निवृत्ति के बाद सब लोग चाहते हैं कि अभी आराम करे, हाँ, सबका आराम करने का मन होता है, लेकिन आपने आपका आराम नामी इंडिया के काम में ढूंढ लिया है। तो एग्जैक्टली ये जो नामी इंडिया है उसमें आप एग्जैक्टली क्या क्या काम होते हैं और क्या काम करते हैं आप लोग? हाँ, आई जस्ट गॉट रिटायर्ड लास्ट ईयर और मैं हमेशा जॉब में थी। ये ज़रूरी है, एज ही मेंशन, एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट इशू, और लकीली फॉर मी मैं एम्प्लॉयड थी हमेशा, तो उसकी वजह से माय रिकवरी वाज फास्टर एंड वाज मोर स्टेबल। अभी जो पूरा नामी इंडिया का फुल टाइम कर रहे हैं, इसमें हम लोग वेबसाइट के थ्रू लोग माध्यम आते हैं, देन दे मेक फ़ोन कॉल्स, और हम सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स वंस अ मंथ होल्ड करते हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। आजकल लोगों को ऑनलाइन पसंद है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो केसेस आते हैं, जो सब जगह जाके नाकाम होके फिर हमारे पास आते हैं कि हम लोग को कुछ बताना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि लोग एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये मेडिसिन नहीं काम कर रहा है, और ये छोड़ दो अभी दूसरे डॉक्टर। ये एक बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन्स जो हमारे हैं उनको इम्पैक्ट करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने पैरासीटामोल लिया और फीवर कम हो गया। तो लोगों को पेशेंस नहीं है कि हम दवाई दे रहे हैं मगर कुछ मतलब हो नहीं रहा है। और जैसे इन्होंने बोला, सेल्फ रिमूविंग सिम्टम्स नहीं है, हमको रिहैबिलिटेशन एंड एसिमिलेशन इन सोसाइटी करना है। तो जो हम काम करते हैं, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस थिंग विजय जी, एंड तो ये ही है कि पीपल कॉल अस ऑन देयर ओन जेनरिकली। बिसाइड्स दैट हम कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते हैं, हम लोग ये जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स है वहाँ भी मीटिंग्स करते हैं विद द परमिशन ऑफ द डॉक्टर्स ओवर देयर। बट जो काम हम करते हैं वो कम ही है, वो कम ही है। अभी मेरा ये ड्रीम है कि अभी ये आगे 1.5 साल में सारे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ उनका डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, वहाँ जाके सपोर्ट ग्रुप्स क्रिएट करना, ताकि ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट के लिए आए और रिकवरी के लिए आए। ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारा प्रेरणा है आगे लेने के लिए। महाराष्ट्रामध्ये मराठीत सर्व सांगायचं आणि लोकांना मेक them enthusiastic to come out and save their lives and lead a productive life. आता ज्या आपण इतका वेळ या सगळ्यांशी गप्पा मारल्या, त्याच्यावरनं एक सगळ्यांनी आपण एक बघितलं की औषधांशी, उपचारांशी आणि थोडक्यात पूर्ण आजाराशी किंवा त्या विकाराशी जर तुम्ही मैत्री केलीत तरच तुम्हाला त्यातून बरं होण्याचा, बरं राहण्याचा किंवा स्टेबल होण्याचा आनंद मिळतो, आणि या सगळ्यांना तो मिळाला। पण त्यांनी तो आनंद जो त्यांना मिळाला तो त्यांच्यापुरता सीमित ठेवला नाही, तर तो आपल्यासारख्या इतरांना पण मिळावा म्हणून त्यांनी ते त्यांच्या आयुष्याचं ध्येय केलं। आणि विकाराच्या प्रवासातील अनुभवांविषयीचा हा त्यांचा जो कृतज्ञ भाव आहे आणि इतरांविषयीची जी आस्था आहे, एम्पथी आहे, की त्याच्यामुळे ते आज त्यांच्या वेगवेगळ्या NGOद्वारे ही अशी खूप छान मेंटल हेल्थच्या क्षेत्रातली महत्त्वाची कामं, जे पुनर्वसनाचं म्हणजे नुसतं बरं होणं नाही तर तिथून पुढे जाऊन पुनर्वसनाचं जे काम आहे, हे कामं आज संवेदना फाउंडेशन किंवा मेंटल हेल्थ फाउंडेशन किंवा नामी इंडिया याच्याद्वारे ते करत आहेत। म्हणजेच हे जे सगळं उत्तुंग उन्नत असं काम चाललेलं आहे, त्याच्यामुळे या तुमच्या उन्नत भावनांनी युक्त अशा मनांना मानस सलाम करतो आहे। आणि तुम्हाला तशाच एका उत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या हस्ते म्हणजेच डॉक्टर वाटवानी सरांच्या हस्ते आज आपण या तिघांचाही
तो सन्मान करणार आहोत. तर आता आपण या सन्मान करण्याच्या समारंभाकडे वळूया. मी सरांना विनंती करतो की पहिले सन्मान आपण यशोदा पुढे विजय नल्लावाला. अखिला महेश्वरी जी. हो, सगळ्या या शुभार्थींनी बनवलेल्या आहेत. त्यामुळे सरांपासून ते सगळ्यांपर्यंतचे जे फोटो मिळाले होते आम्हाला, त्या फोटोंवरनं त्यांनी ही चित्र काढलेली आहेत आणि ती त्याच्यावर एम्ब्रॉयडरी करून अशा सुंदर बॅगा तुम्हाला या दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे खूप खूप सगळ्यांचं अभिनंदन. तुम्हाला काही तुमचे रिस्पॉन्सेस द्यायचे असतील, प्रतिक्रिया द्यायच्या असतील तर एखाद दोन वाक्यात देऊ शकता आणि मग आपण सर बोलतील. मग मानस आणि टीमचे मी खरोखर मनापासून आभार मानते, कारण एक प्रवास चालू असतो, पण त्या प्रवासात अधूनमधून तुमचं कौतुक होण्याची पण गरज असते किंवा तुमच्या कामाची दखल घेण्याची पण गरज असते. आणि ती दखल इतक्या छान तऱ्हेने, इतक्या साध्या आणि सुंदर तऱ्हेने घेणं हे मला फार महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळे मी डॉक्टर अद्वैत आणि टीमचे खरोखर मनापासून आभार मानते. आणि अद्वैत, मी पूर्वी जशी आले होते तर मी इथे कधीही कुठल्याही वेळी आपली एपिलेप्सीची मीटिंग असेल, कुठलीही असेल, तर कधीही यायला तयार आहे. नक्की. आपण जरूर भेटू इथे. आणि तुम्हीही कधीही पुण्याला जरूर या आमच्या ह्याच्यात. मी मगाशी 2 गोष्टी सांगितल्या नाहीत, त्या एका वाक्यात सांगते की आपलं एपिलेप्सी मॅरेज ब्युरो आहे, नंतर गरिबांसाठी औषध मदत योजना आहे, नंतर आपण इन्शुरन्ससाठी सुद्धा काम करतो. ह्यापैकी सुद्धा कुणालाही गरज असेल तर यू आर ऑलवेज वेलकम. आणि खरोखर थँक्यू सो मच डॉक्टर अद्वैत. ती फिल्म पाहिल्यानंतर मला अंदाज झाला की द डेप्थ ऑफ द वर्क विच इज बीइंग डन बाय मनोदया ट्रस्ट, इट इज सो कमेंडेबल. ते पाहून आणि त्याच्यामुळे जसं डॉक्टर भरत भाटवाणी बोलले, आपले आयडियल्स आणखीन उंच करावे लागतील. आमचं काम छोटं झालं आहे तुमचं काम पाहून डॉक्टर्स, आणि तुमच्याकडनं हा अवॉर्ड मिळालेला आहे ते म्हणून जास्तच महत्त्वाचं आहे. कारण इथे एवढं सुंदर काम होतं आहे इथे, आणि ज्याची जाणीव आम्हाला नव्हती ह्याच्या आधी. आणि पहिलं तर तुम्हाला आधी आम्ही अभिनंदन करतोय 25व्या वर्षी सिल्वर ॲनिव्हर्सरी तुमच्या सेलिब्रेशनसाठी, आणि डीपली ऑनर्ड. आणि मी सांगतो, इट इज नॉट माय सिंग्युलर ऑनर, it is an honor for the work we do. It represents the voices of all the community members we represent. My family, my wife is with me. She is the pillar in my life, a contributor to the foundation. So we are all grateful for this award. Thank you so much. मैं अभिनंदन देती हूँ डॉक्टर पादे को
कि ये आपने जो फाउंडेशन और रियाब जो चला है 25 इयर्स का, उस फिल्म में भी देखा है कि कितने कितने काम हुए हैं। और ये मैं सोचती हूँ ये ऐसे जो डॉक्टर्स सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस नहीं रखते हुए आगे रिहैबिलिटेशन की और भी करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। नहीं तो कोई डॉक्टर सोचेगा ठीक है मैं क्लिनिक रखता हूँ और दवाई देता हूँ, बट गोइंग बियॉन्ड दैट फॉर द पेशेंट कम्युनिटी एंड फैमिलीज़, ये बहुत इट्स रियली वंडरफुल थिंग। And I want to thank you for calling me today over here to meet all these wonderful people. We have Dr. Bharat, who has done amazing work, and hearing the stories, and even Dr. Vijay Nalwala, hearing your stories is a real eye-opener. Madam, your epilepsy journey also is an eye-opener. So I wish you all the best for the future and hope we can scale up. I think all of us have come to some point, but abhi त्यांच्यामध्ये we need a scaling up. Like I said, every district of Maharashtra. जास्त हे सर्व अर्बन एरियाजमध्ये असतं, रुरल एरियाजमध्ये एवढं नॉलेज नाही होतं. So I think we have to walk together again for scaling this all over the country. Thank you. थँक्यू. मला वाटतं की सगळ्यांचंच आपलं जे कार्य आहे ते एकाच मार्गाने जाणारं असं कार्य आहे, त्याच्यामुळे हातात हात घालून आपल्याला नक्कीच पुढे जावं लागणार आहे. आज यामधून आज आपल्याला कळलं असेल की विकाराकडून विकासाकडे जाण्याचा जो मार्ग असतो तो स्वीकाराच्याच गाडीतून होत असतो, आणि त्यामुळे पूर्ण स्वीकार हा फार महत्त्वाचा असतो. स्वीकार असावा लागतो तो त्या विकाराचा, त्याच्या कोर्सचा, त्या कोर्समध्ये येणाऱ्या अडचणींचा आणि सर्व प्रकारच्या उपचारांचा. मग ते औषधं असू देत, समुपदेशन असू दे, स्वमदत गट असू दे, सर्जरी असू दे, सगळ्याचाच निशंक आणि संपूर्ण स्वीकार हा जेव्हा होतो तेव्हाच आपण कुठच्याही आजारावर विजय मिळवत असतो. आजाराच्या गुलामीऐवजी किंवा आजाराच्या तिरस्काराऐवजी त्या मैत्रीचा मार्ग निवडतो, तेव्हाच हे सगळं शक्य होत असतं. त्यामुळे विकाराबरोबर येणाऱ्या ज्या सगळ्या आदिम भावना असतात त्या सगळ्या आदिम भावनांचं स्टेशन मागे टाकून जेव्हा आपण रॅशनल थिंकिंगच्या म्हणजे विवेकाच्या गाडीतून प्रवास करत, तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं की आस्था आणि करुणेतून ह्या सगळ्यांनी ही कार्य उभारलेली आहेत आणि ते या उन्नत मनाच्या स्टेशनला पोचलेले आहेत. आणि म्हणूनच आज आपण 25व्या वर्षपूर्तीनिमित्त त्यांच्या या सगळ्या प्रवासाला सलाम केलेला आहे. आणि तो ज्यांच्या हस्ते झालेला आहे ते तर आपण म्हणूया की ते या सगळ्या उन्नत मनांचे शिवाजीच आहेत असं आपण म्हणूया. आणि त्यामुळे त्यांचे आशीर्वाद हे आता आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे मी सरांना विनंती करतो की गिव्ह अस द ब्लेसिंग्स. I thought I came here for the blessings. सच बताऊं तो मैं एक्चुअली डॉक्टर पाधिया को पहली बार मिल रहा हूँ, बट आई इमीडिएटली एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन बिकॉज मैंने तीनों का नाम पढ़ा, मुझे लगा दे विल बी इंस्पिरेशनल एंड दे आर इंस्पिरेशनल. मैंने यह सीखा है जिंदगी में कि फाइनली यू हैव टू हंट फॉर दैट इंस्पिरेशन. आप ढूंढोगे तो खुदा मिलेगा, आप ढूंढो तो सही. जैसे मुझे बाबा आमटे मिल गया वैसे कई लोगों को कई कुछ मिल जाते हैं, और फिर आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ते जाती है. हमें अक्सर लगता है कि नहीं, मानसिक बीमारी की तरफ इतने लोग बुरी नज़र से देख रहे हैं, ये है वो है. आज की तारीख में भी एपिलेप्सी के लोग बोलते हैं बघा त्यानं आकडी येते, बघा त्यानं आकडी, छे त्यानं आकडी येते, सोड. If you look back, in 1748, Savitribai Phule, along with Fatima Sheikh, started the first school for women. 1748 और 1752 के बीच में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने 18 स्कूल चालू किए महाराष्ट्र में सिर्फ फीमेल्स के लिए. 163 years later, 163 साल के बाद, Pune University, renamed Pune University as Savitribai Phule Pune University.
अब सवाल ये उठता है कि डिड सावित्रीबाई फुले डू इट बिकॉज शी वांटेड हर नेम इन द नो? डिड शी राइट अ बुक बिकॉज शी वांटेड द, नहीं लोग कहें अरे देखो ऑथर है, नहीं. डिड शी स्टार्ट नामी बिकॉज शी वांटेड कि हाँ यार लोग कहें देखो मैंने संस्था चालू की है? डिड ही स्टार्ट दिस बाइपोलर इंडिया वॉट एवर बिकॉज ही वांटेड दैट नेम? नो. It is your karuna, it is your bhavna, it is your compassion, it is your empathy, it is your sympathy, it is your love for fellow human beings. क्या ये जरूरी था कि मैं आपके सामने बताऊं कि मैं डिप्रेशन से गुजर चुका हूं? नहीं, जरूरी नहीं था. मैंने बता दिया. वो इसलिए बताया क्योंकि आपको पता चले कि देयर इज समथिंग नोन एज कंपैशन, समथिंग नोन एज सिंपैथी, समथिंग नोन एज एम्पैथी, और ये जो है ये हम सब में है. तो सवाल ये उठता है कि हम सब मिल करके, वाई कैनॉट ऑल ऑफ यू बिकम डॉक्टर, वाई कैनॉट ऑल ऑफ यू बिकम डॉक्टर पाध्ये, वाई कैनॉट ऑल ऑफ यू बिकम विजय नलवाला? दैट इज द पॉइंट. देर आर वेरी फ्यू मशाल्स फॉर साइकियाट्री. ये एक अकेली औरत है जो एपिलेप्सी के बारे में इतना कुछ कर रही है, इतने सारे लोग नहीं है. ये एक अकेली औरत है जो नामी ने बनाया नामी इंडिया, वरना लोग छुप करके सोफा के नीचे बैठ जाते हैं. दैट इज रॉन्ग. अगर हमारे पास सेंसिटिविटी है, हमारे पास है, तो हम इकरार करना चाहिए. वॉट डिड गौतम बुद्धा से व्हेन ही फिनिश्ड हिज एंटायर जर्नी? ऑल लाइफ इज दुख. So same way we are all afflicted by dukkha. I have been through depression, she has been through schizophrenia, he has been through bipolar, she has been through epilepsy. Such is life, yaar. That has to create that sensitivity within you to take it forward. फिर क्या रहता है? फिर आपको फिर वो एक फादर फिगर, एक मेंटोर ढूंढना पड़ता है. यह जरूरी नहीं कि बाबा आमटे में आपको मेंटोर दिखे, यह जरूरी नहीं कि प्रकाश आमटे में आपको मेंटोर दिखे. ये सब भी मेंटोर्स हैं यहां पे. आम लोगों में आप देखेंगे तो कई सारे मेंटोर्स मिल जाएंगे. अब सवाल ये उठता है कि कौन करे. जब मैं ये काम करता था, लोग कहते थे अरे यार ये क्यों कर रहे हो? दिस इज द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यू शुड गो एंड राइट अ लेटर टू हुसोर इज दिस थिंग. एमएलएचा काम आहे, कॉर्पोरेटरचं काम आहे, त्यांना सांग ना. अरे हे बीएमसीचं काम आहे. अरे बीएमसी जाने दो, आप क्या कर रहे हैं? बराबर है. There is nothing to be gained by writing on a WhatsApp message in a long group and putting your thoughts. आपने अमल किया क्या? ये हकीकत है. And it is difficult. I am not saying it is easy. I am not saying it is easy. मैं अपनी कहानी बता रहा हूं. मैं बाबा आमटे ने बोला कि think big, मेरी तो फट गई. मैं वापस आ रहा था हेमलकसा से, यहां तक मैं रोते 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 आ रहा था, यह सोच करके देखो खुदा तो मिल गया, गुरु मिल गया. डू आई हैव द एनर्जी, डू आई हैव द कैपेसिटी टू बिकम द शिष्य? दैट इज द पॉइंट. और हुआ यूं, ये हकीकत बोल रहा हूं, कि हम लोग वापस आ रहे थे और सुबह 4 बजे वो जो पेशेंट था बेड़ियों वाला, जिसकी बेड़ियां खुल गई थी, उसको लगा जोर से संडास. ही वॉन्टेड टू पास टॉयलेट. अब दोनों हाथ, दोनों पांव बेड़ियों में, तो दोनों हाथ आगे थे. तो ही सेड सर बघा असं आहे की आता मी स्वतःला तर धुवू शकणार नाही. आय सेड डोंट वरी यार, मैं हूं ना, लेट्स डू इट. सो इन द मिडल ऑफ द रोड वी गॉट डाउन, ही पास मोशंस, आई क्लीन्ड हिम अप एंड ही केम बैक. दैट सील्ड द थिंग, दैट मेड मी फील दैट आई एम हिम, ही इज मी. दैट टेक्स यू फॉरवर्ड एंड दैट रिमेन्ड विथ मी. और मुझे उस दिन के बाद लगा नहीं यार, बाबा आमटे से मिला अच्छा हुआ, और बाबा आमटे ने जो बोला है वो करना पड़ेगा. तो मैं ढूंढने लगा. अब ये जरूरी नहीं था ढूंढना, बट उसने बोला ढूंढो तो ढूंढो. वो जाने दो. बाबा आमटे एवरी 15 days वुड रिंग मी, भरत कितपर्यंत प्रोजेक्ट पोचले? अरे मैं बोला यार जगह ढूंढ रहे हैं यार, इट इज नॉट सम कांदा बटाटा तो खरीदने नहीं जा रहा हूँ. वन डे आई गॉट अपसेट. आई टोल्ड माय वाइफ कि बुड्ढे को कुछ काम नहीं है, मेरे पीछे पड़ गया यार. जब देख 15 दिन में फोन कर रहा है प्रोजेक्ट कितपर्यंत पोचले. बट ही परसिस्टेड. सो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ द मेंटोर, that he persisted. He saw that something in me that he had not seen anybody in anywhere, and he felt हाँ ये बंदा कर पाएगा और ये बंदा करेगा. And he told me that he has seen mental illness in close quarters. उसने खुद रूबरू mental illness देखा हुआ है, but he had not done anything, and he said आप ये मेरा सपना साकार करने वाले हैं. So that was the situation. फिर मैंने जब और हिस्ट्री पढ़ी, उनके मेंटोर जो थे वो विनोबा भावे थे.
Vinoba Bhave got the Raymond Magsaysay Award in 1958. Baba Amte got the Raymond Magsaysay Award in 1985. His son Prakash Amte got the Raymond Magsaysay Award in 2008. And I, his adopted son, got the Raymond Magsaysay Award in 2008. So कहीं ना कहीं पर हम जुड़े हुए हैं. और हम जुड़े क्यों हैं? हम जुड़े उस दर्द के कारण हैं जो उसने महसूस किया, जो मैंने महसूस किया, जो इन्होंने महसूस किया, जो इन्होंने महसूस किया, जो इन्होंने महसूस किया. हमको जोड़ता कौन है? मैं आज तक इस इंसान को जानता नहीं था. आई डिड नॉट नो हर, आई डिड नॉट नो हर. आई जस्ट बेयरली मेट हिम वंस, एक बार मैं मिला हूं. बट तो भी एक लगाव सा बन गया. दैट लगाव इज बिकॉज ऑफ दर्द. दैट लगाव इज बिकॉज ऑफ शेयर्ड पेन. कि हाँ यार, ये औरत भी दर्द से गुजरी है, ये औरत भी दर्द से गुजरी है, लेट्स गो यार, डोंबिवली तो डोंबिवली, चल जाते हैं. दैट इज वॉट टेक्स यू फॉरवर्ड. सो इफ यू लेट दैट इमोशन कम अप, दैट विल टेक यू प्लेसेस. आप सिर्फ फेसबुक पे लाइक करके, ये करके, इंस्टाग्राम पे लाइक करके, इससे कुछ नहीं होने वाला है. जिंदगी आगे तब बढ़ेगी जब आप उसके लिए जोर लगाएंगे. सेट योर आइडियल्स, like how he said, set your ideals high here. That will take you forward. मेरा ये मानना है, I mean, one of the best books I've ever read in my life, The Buddha and His Dham, written by Baba Saheb Ambedkar, in which he writes that men are born unequal. हम सब पैदा होते हैं, हम सब अलग अलग वर्ग के पैदा होते हैं. कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, कोई बीमार पैदा होता है, कोई एकदम अच्छा पैदा होता है. He was having asthma in childhood. She was having epilepsy in childhood. Now the question is, all of us have to enter into that struggle for existence. सबको struggle for existence में enter होना पड़ता है. अगर हम यह सोचें कि वो कमजोर है और आखिर तक ये कमजोरी ही पकड़ के चले, तो वो तो दीवार की तरफ धकला जाएगा. He will be pushed against the wall. She will be pushed against the wall. She will be pushed against the wall. Now the question is it fair? Is it just? Is it love? Is it compassion? Is it empathy? Is this? और हम कहते हैं, हम खुद कहते हैं कि भगवान हमारे में बसा है. क्या यही भगवान जो हमारे में बसा है हमें यह सिखाता है? That is the point. And if you believe that that is something that exists in you, then take it forward. Take it forward. और मैं मानता हूं कि कई सारे शुभार्थी और कई सारे केयर टेकर्स आए हैं यहां पे. Let's do it, यार. Take the movement forward. The question is not where Shraddha reaches. The question is where all of you reach. The question is not where Nami reaches. The question is where Nami inspires you to do the ultimatum. The question is not where Bipolar Society of India reaches. The question is, can 100 more bipolar societies be introduced? Yes, they can. That is the point. That is the takeaway thing. Thank you. मला वाटतं सरांनी ज्या इन्स्पिरेशन जे घेतलं बाबा आमटेंकडून, मला असं वाटतं की आप जो श्रृंखला में बंधे हुए जो पेशेंट को आप पहली बार उन्होंने देखा, आई थिंक वो देख के ही शायद उनको जो एक पोएम उन्होंने बनाई, आई थिंक वो पोएम हम आपके सादर करेंगे. हाँ, सॉरी मैं भावुक हो गया. आई हैड ब्रॉट अ पोएम फॉर यू टू रीड आउट हियर. आई मस्ट रीड दिस आउट टू यू. अभी भी क्या हो गया कि इन द गुड ओल्ड डेज जब हमने दहीसर में भी संस्था चालू नहीं की थी, आई यूज्ड टू गो एज अ साइकियाट्रिस्ट टू मदर थेरेसा शांतिदान इन बोरियोली. सुनने जैसा है. तभी वहाँ पर एक बंदा था, दोनों हाथ बंधे हुए थे. तो मैंने उनको बोला, यार देखो अभी हाथ खोल दो और मैं उसको लेके जाता हूँ. दैट फेलो इम्प्रूव्ड. ही गॉट मैरिड. He had children. His daughter came to my center and she gave me a painting which was so beautiful I can't tell you, and she gave Diwali farsan for everybody. तो मुझे एकाएक इतना मैं भावुक हो गया बिकॉज बहुत साल से चल रहा था. He donated an ambulance for Shraddha and he is a regular well wisher. He is there. जब मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला तो जर्नलिस्ट ने पूछा कोई रियल लाइव पेशेंट आएगा क्या इंटरव्यू देने को. मैंने बोला वो बंदा आ जाएगा. पूना से वो आ गया. So when the daughter gave me that painting, I got inspired to write a poem. So I think I'll read it out if you don't mind, huh? थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, but excuse me. The specs. जिंदगी ऐसी ही थी. जिंदगी ऐसी ही थी. चंद सांसें, कुछ लम्हे,
और सदियों से चला आ रहा उनके बीच के गम का रिश्ता। थके हुए थे हम, सहमे हुए थे वो, दोनों अपनी अपनी सड़क के किनारे पर गुमसुम हताश। अपना न था वो, अपना न था वो, पर पराया भी तो न था। गम की स्याही ने लिपटा जो था हमें अनदेखी डोर से। आंसुओं की बौछार सुलग जो रही थी हमारी अदमीची आंखों में बेताब झलकने को, कि उंगली जा उंगली से लिपटी, उंगली जा उंगली से लिपटी, सांसें जा सांसों से टकराई, रूह कुछ रूह से मिली। जिंदगी के उन्हीं कुछ चंद सांसें और कुछ लम्हों के लिए जो जिंदगी ने हमें बख्शी थी, जिस दरमियान, इन बिटवीन विच, जिस दरमियान कुछ दर्द उनका कम हुआ कुछ मेरा। गमों का कोई वजूद नहीं होता जो अपना पराया देखे, गमों का कोई वजूद नहीं होता जो अपना पराया देखे। अजनबी थे हम और शायद अजनबी ही रहें, पर वो लम्हा पार ले आया हमें, वो लम्हा पार ले आया हमें। मुक्ति दिलाई थोड़ी उसकी आत्मा को, थोड़ी मेरी। जिंदगी चलती रही पहले की तरह आधे अधूरे सपने बुनने में, पर थोड़ा दर्द पीछे रखाए मोड़ के उस नुक्कड़ पर जहां हम मिले थे उनसे जो कभी अपना न था पर पराया भी न था। और गौर किया तो शायद अब भी जिंदगी वैसी ही थी, कुछ कुछ सिकुड़े, कुछ दबे दबे बारिश की बूंदों से बोझल, आधे खाली आधे भरे अनदिखे कुएं से शायद अब भी थे हम। आधे खाली आधे भरे अनदिखे कुएं से शायद अब भी थे हम, पर सुकून ना मिले ना सही, सुकून ना मिले ना सही। दर्द की कशिश में कुछ कमी जरूर हुई मोड़ के उस नुक्कड़ पर जहां हम मिले थे उनसे जो कभी अपना न था पर पराया भी नहीं। बहुत ही बढ़िया, जो अंदर से आई हुई ये है, दिल से आई हुई कविता है। तर त्याच्याच वरची म्हणजे साखळीत अडकलेला पेशंट जो त्याने पाहिला होता त्याच्यावरनं सुचलेली जी कविता आहे तर ती कविता सरांनी आत्ता उल्लेख केला वाटवानी सरांनी, तर बाबा आमटे हे त्यांचं इन्स्पिरेशन आहे। तर ह्या प्रसंगात आज सरांचं जे काही वाटचाल आहे सरांची, किंवा आपल्या आज तिन्ही गौरवमूर्तींची जी वाटचाल आहे त्यासाठी नक्कीच त्यांचं अभिनंदन। आणि तुम्ही इतके छान एक्सपिरियन्स तुमचे शेअर केले त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद तर देतेच, पण त्याचबरोबर तुमच्यासाठी खास ही बाबा आमटेंचीच एक कविता सर बाबा आमटेंची आहे, आम्ही सादर करतो दोघीजण। शृंखला पायी असू दे मी गतीचे गीत गाई, दुःख उधळा यास आता आसवांना वेळ नाही। ओस आडो शात केले पापण्यांचे रिक्त प्याले, मीच या वेडावणाऱ्या माझी या छायेस भ्याले। भोवती होते घृणेचे ते थवे घोंगावणारे, संपले होते निवारे बंद होती सर्व दारे। वाडगे घेऊन हाती जिद्द प्राणांची निघाली, घाबरी करुणा जगाची लांबोनी चतकोर घाली। माझी या रक्तासवे अन चालली माझी लढाई, दुःख उधळा यास आता आसवांना वेळ नाही। त्या तिथे वळणावरी पण वेगळा क्षण एक आला, त्या तिथे वळणावरी पण वेगळा क्षण एक आला। एकटे एकत्र आले आणि हा जथ्था निघाला। घोर रात्री श्वापदांच्या माजलेले रान होते, घोर रात्री श्वापदांच्या माजलेले रान होते। पांगळ्यांना पत्थरांचे ते खडे आव्हान होते। टाकलेली माणसे अन त्यक्त ती लाचार माती, टाकलेली माणसे अन त्यक्त ती लाचार माती। यातून आले ऋतूंचे भाग्य ह्या घायाळ हाती। पेटती प्रत्येक पेशी मी असा अंगार झाले, पेटती प्रत्येक पेशी मी असा अंगार झाले। आसवे अन घाम यांचा आगळा शृंगार चाले। वेदनेच्या गर्दराणी गरजली आनंदद्वाही, दुःख उधळा यास आता आसवांना वेळ नाही। कोंडलेल्या वादळांच्या या पहा अनिवार्य लाटा, कोंडलेल्या वादळांच्या या पहा अनिवार्य लाटा। माणसांसाठी उद्याच्या येथुनी निघतील वाटा। पांगळांच्या सोबतीला येऊ द्या बलदंड बाहू, निर्मितीची मुक्त गंगा द्या येथे मातीत वाहू। नांगरू स्वप्ने उद्याची, नांगरू स्वप्ने उद्याची येथली फुलतील शेते। घाम गाळील ज्ञान येथे येथुनी उठतील नेते। ह्याच साठी वाहिली ही सर्व निधळाची कमाई,
दुःख उधळायास आता आसवांना वेळ नाही. दुःख उधळायास आता आसवांना वेळ नाही. धन्यवाद.